शुरुआत करते हैं बेटा एक और नए चैप्टर के माइंड मैप की। नाम है वेव ऑप्टिक्स। न्यूटन्स ने अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग बोला था बेटा कि जो लाइट है वो डेंसर मीडियम में तेज चलती है एंड रेयरर मीडियम में स्लो चलती है, जो कि बाद में प्रैक्टिकली गलत प्रूफ किया। हाइजेंस ने आके इसको गलत प्रूफ किया। तो ये एक एग्जांपल है कि जो समझाया जा रहा है इसके लिए बेटा आपको वेव की बहुत तगड़ी नॉलेज चाहिएगी। अगर वेव नहीं आता है तो ये समझने में तो मुश्किल हो जाएगा बेटा, रट्टा तो मार लोगे पर समझ नहीं पाओगे। आगे सभी बच्चों को बताना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है जब इंटेंसिटी मिनिमम होती है। हाई लेवल माइंड मैप लेके जा रहा हूं, ऊपर ऊपर से नहीं करा रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर एक कॉन्सेप्ट को टच करा दिया जाए, चाहे वो मेंस में पूछा जाता हो या ना पूछा जाता हो, चाहे एडवांस का कॉन्सेप्ट हो तो वो भी टच करा दिया जाए। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। शुरुआत करते हैं बेटा एक और नए चैप्टर के माइंड मैप की। नाम है वेव ऑप्टिक्स। कई सारे बच्चे कह रहे थे कि सर ये रह गया, डुअल नेचर पहले आ गया। तो यस, ये चैप्टर रह गया था तो हम अब अपलोड करा देते हैं आपके लिए। तो वेव ऑप्टिक्स लेकर हम आ गए हैं बेटा आपके पास। इसका माइंड मैप बहुत सुंदर माइंड मैप रहने वाला है। हम लगभग सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर कवर कर लेंगे विद लॉट्स ऑफ पीवाईक्यूज, जैसा कि हम हर माइंड मैप के अंदर करते आ रहे हैं। और आप लोगों का प्यार इस तरीके से मिलता जा रहा है क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इस सीरीज को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं अगेन आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपका 1.5 घंटा 2 घंटा जो होगा, एक एक सेकंड वर्थ इट होगा अगर आप ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठते हैं, मेरे साथ साथ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, प्लस आपने चैप्टर पढ़ रखा हो। बेटा माइंड मैप करने का तभी फायदा होगा जब आपने चैप्टर को पढ़ रखा होगा। जस्ट एक रिवीजन के लिए आप यहां पर आ रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा क्या आता है आपके पास, सबसे पहले इस चैप्टर में आता है कि डिफरेंट लाइट की थ्योरीज आई आपके पास। अपने को 2 ही पढ़नी है इसके अंदर। एक थ्योरी थी बेटा न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या बोलती है बेटा, न्यूटन्स ने बोला कि जो लाइट है ना बेटा वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी, और उसका नाम क्या बोला, कॉर्पस्कल्स बोल दिया। कि भैया जो छोटे छोटे पार्टिकल है लाइट के उसको कॉर्पस्कल्स बोल दिया। और ये जो छोटे छोटे कॉर्पस्कल्स हैं बेटा ये हर एक लाइट के लिए अलग अलग होंगे। जैसे मान लो लाल कलर की लाइट है तो उसके पार्टिकल अलग साइज के होंगे, येलो लाइट है तो उसके पार्टिकल अलग साइज के होंगे। तो यानी कि जो कॉर्पस्कल्स का जो साइज है वो डिसाइड करेगा कि कलर कैसा होगा या कैसा नहीं होगा आपके पास। फिर न्यूटन ने बोला कि जो कॉर्पस्कल्स है बेटा वो स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि जो कॉर्पस्कल्स है वो लाइट के ही तो पार्टिकल है, तो जिस स्पीड से लाइट ट्रेवल करेगी उसी स्पीड से उसके पार्टिकल ट्रेवल करेंगे बेटा। तो जो लाइट जो कॉर्पस्कल्स है बेटा वो ट्रेवल करते हैं लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से, है ना, यानी कि 3 न्यूटन की पावर 8 मीटर पर सेकंड से वैक्यूम के अंदर। आ रही है बात समझ में। उसके बाद जो कॉर्पस्कल्स है उनकी चलने की गति बदल जाएगी अगर मीडियम बदल जाएगा तो। यस, ये तो हम अभी भी जानते हैं वाली बात। तो उसके बाद अलग अलग कलर क्यों है कॉर्पस्कल्स का, क्योंकि उनका अलग अलग साइज है बेटा। और जो रेस्ट मास है कॉर्पस्कल्स का इज नॉट डिफाइंड, या जीरो बोलेंगे हम, कि जो कॉर्पस्कल्स है अगर वो रेस्ट पर होते तो उनका मास जीरो माना जाता। हालांकि वो कभी रेस्ट पर नहीं होते क्योंकि वो लाइट है, और लाइट क्या चलती रहती है, वो गतिमान होती, गतिमान बोलेंगे जो भी है। अब एक बात याद रखनी है बेटा, न्यूटन जैसे महान साइंटिस्ट फिजिसिस्ट भी गलत हो गए बेटा। कब? न्यूटन्स ने अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग बोला था बेटा कि जो लाइट है वो डेंसर मीडियम में तेज चलती है एंड रेयरर मीडियम में स्लो चलती है, जो कि बाद में प्रैक्टिकली गलत प्रूफ किया। हाइजेंस ने आके इसको गलत प्रूफ किया कि जो लाइट है वो रेयरर मीडियम में ज्यादा तेज चलती है और डेंसर मीडियम में स्लो चलती है। तो इन्होंने बोला था कि लाइट फास्टर चलेगी, तेज चलेगी डेंसर मीडियम में, जबकि ये गलत है। बाद में हाइजेंस ने इसको गलत प्रूफ कर दिया था। उसके अलावा अगर मैं बात करूं बेटा इस थ्योरी के बेसिस पर, यानी कि न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बेसिस पर हम रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट इस थ्योरी की हेल्प से हम इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन को प्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन इवन पोलराइजेशन भी ये सब वेव नेचर को सपोर्ट करते हैं, और न्यूटन्स ने तो बोला ये पार्टिकल नेचर है बेटा। तो न्यूटन्स की थ्योरी इन 2-4 फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, बट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को इस पार्टिकल थ्योरी से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिएगा बेटा सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसके अंदर हाइजेंस वेव थ्योरी। हाइजेंस ने बोला बेटा क्या कि यार हाइजेंस ने बोला जो लाइट है ना बेटा वो वेव या पार्टिकल की फॉर्म में नहीं चलती है। जो लाइट चलती है वो वेव फ्रंट की फॉर्म में चलती है। अब बात आई कि वेव फ्रंट क्या है भाई साहब। वेव फ्रंट होता है उन सभी पार्टिकल का लोकस या कॉम्बिनेशन। मैंने बोला कि आप में से जिसके नंबर 80 आए हैं सारे के सारे एक ग्रुप में आ जाओ, तो वो ग्रुप बना दिया एक हमने। तो यानी कि वो सभी पार्टिकल का एक ग्रुप जिनका क्या हो, जो क्या है सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। सेम फेज का मतलब क्या है, जब आपको याद आएगा कि हम जब वेव की इक्वेशन लिखते हैं तो साइन के अंदर कुछ ओमेगा टी प्लस फाई ओमेगा टी वगैरह होता है, तो साइन के अंदर जो चीज लिखी है, साइन या कोस के अंदर जो चीज लिखी है उसे बोला जाता है बेटा फेज। तो आप याद रखना बेटा वो सभी पार्टिकल का लोकस
वो सभी पार्टिकल का कॉम्बिनेशन, वो सभी पार्टिकल का ग्रुप जो सभी सेम फेज में क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, उसे बोला जाता है वेव फ्रंट। तो जो लाइट है वो वेव फ्रंट की फॉर्म में क्या करता है बेटा, ट्रेवल कर रहा होता है, ये हाइजेंस ने बोला। उसके बाद एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट बिकम्स अ सोर्स। हर एक पॉइंट, एक वेव फ्रंट पे आने वाले सभी पॉइंट एक नए सोर्स की तरह काम करेंगे और नई वेव जनरेट करेंगे, नया वेव फ्रंट जनरेट करेंगे, और उस नए वेव फ्रंट पे आने वाले सभी पॉइंट एक नया वेव फ्रंट जनरेट करेंगे, उस वेव फ्रंट पे आने वाले सभी पॉइंट एक नया वेव फ्रंट जनरेट करेंगे। इस तरीके से लाइट क्या बेटा आगे ट्रेवल करती रहेगी। जैसे हमने देखा कि पॉइंट सोर्स है, इस पॉइंट से ये वाला जो आपके पास वेव फ्रंट है उसके बहुत सारे पार्टिकल है, तो इस सारे पार्टिकल से बेटा ये नए सोर्स की तरह काम करेंगे, तो नया वेव फ्रंट जनरेट कर रहे हैं। नया वेव फ्रंट पे टेंजेंट डालेंगे बेटा, है ना, ये जो वेव फ्रंट होते हैं बेटा, इस पे टेंजेंट डालेंगे तो नया वेव फ्रंट आ जाएगा। तो होता क्या है, द टेंजेंट टू द प्लेन ऑफ दीज सेकेंडरी वेवलेट, जो सेकेंडरी वेव्स जनरेट हो रही हैं उस पे जब हम टेंजेंट डाल रहे हैं बेटा, तो नए वेव फ्रंट आपके पास जनरेट हो रहे हैं। इस तरीके से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक क्या लाइट के आगे ट्रेवल कर रही है। जैसे आप रियल लाइफ में देखो, जैसे आप पानी में क्या डालते हो, पत्थर डालते हो, तो क्या है, एक गोला फिर बाहर का गोला फिर बाहर का गोला, ऐसे वेव क्या है बाहर जा रही होती है। कभी आपने देखा है ना भाई साहब, एक पानी के अंदर पत्थर डालो, ध्यान से ऑब्जर्व करो, एक गोला बड़ा गोला बड़ा गोला बड़ा गोला बड़ा गोला, तो ये वेव फ्रंट की फॉर्म में क्या हो रही है बेटा, आपके पास वेव्स आगे जा रही है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है जी, वेव फ्रंट क्या है समझ में आ गया? यस। अच्छा, एक और लॉजिकल बात बताता हूं। जैसे मान लो पॉइंट सोर्स है बेटा, ये पॉइंट सोर्स, ये मान लो पॉइंट सोर्स है, ओके सर, पॉइंट सोर्स है, ओके सर, ये एक वेव जनरेट कर रहा है बेटा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, मान लो ये वेव जनरेट कर रहा है। तो अब एक बात बताओ, किसी टी टाइम पर, मान लो टाइम फिक्स हो गया, किसी टी टाइम पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर ये सारी, ये चारों दिशाओं में क्या कर रहा है, वेव जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ सर बिल्कुल कर रहा है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। अब एक आप नॉर्मल सी बात समझो बेटा, कि अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं बात करूं बच्चे, यहां से मैं x1 दूरी पर जाऊंगा, तो इस पॉइंट का फेस कितना आएगा सर? ये आएगा ए साइन, ये कैसे वाइब्रेट कर रहा है बेटा, ए साइन ओमेगा टी माइनस में के x1। अरे भाई ये वेव की इक्वेशन है, वेव की इक्वेशन में किसी पार्टिकल की, पर्टिकुलर पार्टिकल के बारे में बात करते हैं, वो क्या करता है, एसएचएम करता है। अरे भाई अगर आपने वेव पढ़ा है तो वेव क्या होता है, साइनोसोडल वेव क्या होती है बेटा, उसके अंदर टी और एक्स क्या है, वेरिएबल है, यानी कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग पार्टिकल क्या क्या कर रहे हैं वो बता सकते हैं। तो अगर मैंने पार्टिकल फिक्स कर दिया, मान लो मैं बोल रहा हूं यहां से लेके, यानी कि सोर्स से लेके x1 दूरी वाले पार्टिकल क्या कर रहे हैं, तो x1 फिक्स हो गया, यानी कि ये फिक्स हो गया, ये फिक्स होते ही इक्वेशन किसकी बन गई बेटा, एसएचएम की बन गई। एसएचएम में क्या होता है, टाइम वेरिएबल होता है, तो अलग अलग टाइम पर क्या है बेटा, ये वाइब्रेट कर रहा होगा। तो ध्यान से देखो बेटा, चाहे x1 यहां पे ले लो, 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 सब में जब आप इस इक्वेशन में x1 पुट करोगे तो हर एक पार्टिकल का फेस क्या आ जाएगा बेटा, सेम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे ओमेगा टी माइनस के x1, ओमेगा टी माइनस के x1, ओमेगा टी माइनस के x1, यानी कि सभी पॉइंट क्या है, सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ये सभी पॉइंट को मिला के क्या बनेगा बेटा, चारों दिशाओं में x1 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 x1, तो ये सारे के सारे क्या बेटा, पॉइंट सोर्स से x1 दूरी इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया, ये सारे पॉइंट को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा। तो इसलिए बोलते हैं पॉइंट सोर्स के कारण जो वेव फ्रंट बनता है वो स्फेरिकल बनता है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये एक एग्जांपल है कि जो समझाया जा रहा है, इसके लिए बेटा आपको वेव की बहुत तगड़ी नॉलेज चाहिएगी। अगर वेव नहीं आता है तो ये समझने में तो मुश्किल हो जाएगा बेटा, रट्टा तो मार लोगे पर समझ नहीं पाओगे। तो अगर आपको वेव आता है तो ये बहुत इजीली बात समझ में आ जाएगी कि एक वेव की इक्वेशन क्या बताती है कि अलग अलग किसी भी टाइम पर किसी सोर्स से किसी एक्स दूरी वाले पार्टिकल की जो पोजीशन है, यानी कि किसी टाइम पर पोजीशन है, वो क्या है बता सकती है। क्या? वेव की इक्वेशन। वेव की इक्वेशन में मान लो मैंने बोला x1 पुट कर दिया, यानी कि मैं सोर्स से x1 दूरी वाली पार्टिकल की बात कर रहा हूं और वो y में कितना वाइब्रेट हो चुका है वो पूछ रहा हूं किसी टाइम t पर। तो t और x क्या है, अलग अलग वेरिएबल है। x क्या बताता है, सोर्स से किसी पार्टिकल के मीन पोजीशन की दूरी। मैंने बोला कि भाई साहब रामफल के घर से जामफल जो है उसका घर कितनी दूर है, तो मैंने बोला रामफल के घर से जामफल कितनी दूर है ये पूछ रहा हूं। तो रामफल के घर से जामफल का घर मीन पोजीशन हो गया उसका घर, लेकिन जरूरी थोड़ी जामफल अपने घर पे है, घर से कहीं बाहर भी हो सकता है। यानी कि जो x है वो क्या है, रामफल से लेके जामफल का घर। रामफल इज सोर्स, सोर्स से किसी x का मतलब क्या है कि उस पार्टिकल की मीन पोजीशन, जरूरी थोड़ी वो मीन पोजीशन पे हो, कहीं और हो सकता है। तो अगर मैं इसमें x1 पुट कर दूं और टाइम पुट कर दूं तो वो y मिल जाएगा, यानी कि वो x1 पार्टिकल जिसका x कोऑर्डिनेट x1 था
वो किसी टाइम टी पर वो वाई में कहां पर है वो बता देगा आपको। यानी कि अगर मैं बात करूं एक साइनसोइडल वेव के अंदर हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल क्या कर रहा होता है बेटा, एसएचएम कर रहा होता है। तो अभी जाने दो, मुझे पता कंफ्यूज हो जाओगे वेव समझने के चक्कर में। वेव अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, ऑब्वियस सी बात है, मैं वेव ऑप्टिक्स के अंदर वेव तो पढ़ा नहीं सकता, मेरा भी कंस्ट्रेंट है कुछ, बट यस आप ये समझ पाओगे कि अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर x1 दूरी वाले पार्टिकल x1 दूरी वाले पार्टिकल x1 दूरी वाले पार्टिकल की सबकी इक्वेशन बनाऊंगा तो यहाँ पे x1 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 आ जाएगा बेटा। तो हर एक पार्टिकल का फेस कितना होगा, ओमेगा टी माइनस की x1, यानी कि सबका फेस सेम आ रहा है। तो यानी कि सारा का सारा कैसा बन गया, स्फेरिकल वेव फ्रंट बन गया। यानी कि पॉइंट्स उसके कारण जो वेव फ्रंट बनता है वो कैसा बनता है बेटा, स्फेरिकल बनता है। अगला देखिए टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट आ गया। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट याद रखना बेटा कि अगर आपके पास पॉइंट सोर्स है तो उसके कारण जो वेव फ्रंट होता है बेटा वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। जो एक पॉइंट अगर मतलब पॉइंट नहीं, कोई भी सोर्स अगर इनफाइनाइट पे रखा है तो उससे आने वाली रेस कैसी होती है बेटा, पैरेलल होती है। और पैरेलल रेस के जो परपेंडिकुलर लोकस होता है बेटा पॉइंट्स का, वो होता है प्लेन। यानी कि आप याद रखना कोई भी सोर्स अगर इंफिनिटी पर है, यानी कि बहुत दूर अगर सोर्स है, तो उसके कारण जो वेव फ्रंट बनेंगे वो क्या बनेंगे, प्लेनर बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा, प्लेनर बनेंगे। एंड जो लाइन सोर्स है, एक लाइन मान ली ट्यूबलाइट, इससे ऐसे वेव्स निकल रही है, ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, अगर ये वेव्स निकल रही है तो इसके कारण जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल बनेगा। अब इंटेंसिटी क्या होती है बेटा आपके पास, पावर यानी कि एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो पावर अपॉन एरिया बोल सकता हूं। तो कोई भी सोर्स है वो एक सेकंड में कितनी एनर्जी फिक्स निकाल रहा है वो तो सोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, पर जो दूरी है बेटा इस वेव फ्रंट की, इस वेव फ्रंट की, इस वेव फ्रंट की अलग अलग है बेटा। तो हमने देखा जो इंटेंसिटी है वो एरिया की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक स्फीयर का एरिया कितना होता है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू या फिर प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। और आपको पता है बेटा इंटेंसिटी जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है बेटा, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो अगर इंटेंसिटी इसके प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, 1 मतलब समथिंग कांस्टेंट अपॉन एरिया, और एरिया कितना है बेटा हर एक स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। तो यानी कि सोर्स से दूरी पर इंटेंसिटी कैसे डिपेंड कर रही है, तो सोर्स से अगर आर दूरी पर वेव फ्रंट है तो ये इस तरीके से इंटेंसिटी डिपेंड कर रही है। और इंटेंसिटी होता है बेटा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या हो गया, प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड किसके बराबर आ गया, प्रोपोर्शनल आ गया 1 बाई आर के। यानी कि एम्पलीट्यूड अगर है किसी पार्टिकल का तो 1 बाई आर पे डिपेंड कर रहा है पॉइंट सोर्स के लिए, और अगर इंटेंसिटी पूछूं पॉइंट सोर्स के लिए तो 1 बाई आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, प्रोपोर्शनल है मतलब। अगर मैं इंफिनिटी वाले सोर्स की बात करूं बेटा, तो इनफाइनाइट पे अगर सोर्स है तो उसके लिए बेटा क्या है, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी क्या है, हर एक प्लेन के लिए क्या है, कांस्टेंट है। अगला देखते हैं बेटा, अगर मैं बात करूं लाइन सोर्स के लिए, लाइन के सोर्स के वेव फ्रंट कैसे बेटा, सिलेंड्रिकल। सिलेंडर का एरिया कितना होता है बेटा, 2 पाई आर एच। हाइट हम ये लाइन सोर्स बहुत इनफाइनाइट लेते हैं, लंबा लेते हैं, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, लाइन सोर्स से जो दूरी है उस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, 2 पाई आर एच। तो यानी कि 1 बाई आर पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। इंटेंसिटी क्या होता है बेटा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। तो एम्पलीट्यूड किसके बराबर आ गया, प्रोपोर्शनल आ गया 1 बाई रूट आर के प्रोपोर्शनल आ गया। ये याद रखोगे तो कोई बुराई नहीं है, छोटी सी चीज है बेटा, है ना। अच्छा जी, इसके बाद बेटा आता है आपके पास इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स। ये हम वेव्स में भी पढ़ते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके होते हो आप। अगर आपके पास कोई दो वेव्स हैं उनका इंटरफेरेंस हो रहा है तो आपने याद करो कुछ कुछ बताया होगा कभी, जिस भी टीचर से आप पढ़े होगे बेटा, कि अगर आपके पास एक वेव है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, A1 साइन ओमेगा टी, और दूसरी वेव है y2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो आपको क्या करना है बेटा, A1 A2 को क्या मान लेना है बेटा, वेक्टर मान लेना है। मान लिया वेक्टर, बिल्कुल मान लिया। अब जिसका फेस छोटा है, देख दोनों टर्म साइन में होनी चाहिए बेटा, दोनों टर्म सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होनी चाहिए। अगर ये साइन में तो ये भी साइन, ये कोस में तो ये भी कोस में होना चाहिए, तभी कंपेयर कर पाओगे एंगल बेटा, है ना भाई। साइन 30 है और साइन 60 है, तभी तो आप 30 और 60 में बोल पाओगे कि 60 एंगल बड़ा है। ऐसे थोड़ी साइन 30 और कॉस 30 कॉस 60 को कंपेयर कर रहे हो, नहीं भाई साहब, इसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होगा तो एंगल देख लो, एंगल किसका ज्यादा है बेटा, ओमेगा टी प्लस फाइव ज्यादा है, ओमेगा टी कम है। तो याद रखना मेरी ट्रिक क्या होती है बेटा, A1 A2 को वेक्टर मान लो, जिसका फेस छोटा है, जिसका एंगल छोटा है उसको लेटा दो। वो डायरेक्शन क्या होगी बेटा, छोटे वाले एंगल हो गया। तो छोटे वाले एंगल कितना है इस केस में, ओमेगा टी है। तो ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी कि ये A2 इस एंगल से कितना आगे, फाइव आगे, तो फाइव आगे मैंने क्या बना दिया, A2 बना दिया। अब दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइव है बेटा, तो अगर मैं बात करूं जो रिजल्टेंट आएगा ये आ गया बेटा A नेट,
तो ए नेट किसके बराबर आ जाता है बेटा, ए नेट आ जाता है अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस 2a1a2 cos थीटा। ये तो सबको पता है, cos ऑफ उनके बीच का एंगल, तो cos ऑफ फाई आ गया यहाँ पे। तो याद रखना बेटा, यहां से आपको याद क्या क्या रखना है, याद ये रखना है बेटा कि जो ए नेट आएगा, एम्पलीट्यूड नेट आएगा बेटा दो वेव्स का, वो आएगा अंडर रूट में a1 का स्क्वायर प्लस में a2 का स्क्वायर प्लस में 2a1a2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई। डेल्टा फाई मतलब उनके बीच का फेज डिफरेंस। डेल्टा फाई क्या है बेटा, यहां पर डेल्टा फाई होता है फेज डिफरेंस। डेल्टा फाई होता है फेज डिफरेंस, दोनों के एंगल के बीच का डिफरेंस, माइनस बड़ा एंगल माइनस छोटा एंगल। यानी कि यहां पर बड़ा एंगल ओमेगा टी प्लस फाई था, छोटा एंगल ओमेगा टी था, तो इस केस में फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, केवल फाई के बराबर आ रहा है। ठीक है जी। तो यहां पर जो डेल्टा फाई है वो याद क्या रखना है बेटा इस फॉर्मूले में, वो है फेज डिफरेंस। क्या मेरी बात याद रखोगे? यस सर। अभी सभी बच्चों को पता है बेटा, जो इंटेंसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ये हम वेव्स के अंदर पढ़ते हैं, याद रखना बेटा। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू ए स्क्वायर लिख सकता हूं क्या बेटा? यस सर। तो आई नेट इज इक्वल टू सी इंटू ए नेट का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? यस। I1 इज इक्वल टू सी इंटू A1 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? I2 इज इक्वल टू सी इंटू A2 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? सही बात है। तो ध्यान से देखो बेटा, A1 का स्क्वायर को लिख दिया बेटा मैंने I1 बाई सी, A1 का स्क्वायर लिख दिया मैंने I1 बाई सी, A2 का स्क्वायर लिख दिया मैंने I2 बाई सी, ए नेट का स्क्वायर को मैंने लिख दिया बेटा आपके पास आई नेट बाई सी। तो देख ध्यान से, यहाँ पे आई नेट बाई सी आ जाएगा, या I1 बाई सी आ जाएगा, I2 बाई सी आ जाएगा। तो बस कुल मिला के सी हर जगह से कट जाएंगे। तो जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आएगा वो भी याद रखना है आपको। तो इंटेंसिटी, नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला किसके बराबर आएगा सर? वो आएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस ऑफ डेल्टा। मेरी समझ से तुम्हें ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। बाकी इस पेज पे जो लिखा है वो ना भी पता हो तो कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, इस चैप्टर में मेरा काम चल जाएगा। तो यानी कि आपको क्या याद रखना है, दो वेव्स अगर आ रही हैं, एक वेव का एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड A2 है, तो आपका उनका नेट एम्पलीट्यूड किसके बराबर होगा, इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। नेट इंटेंसिटी किसके बराबर होगी, इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो भैया। यस सर, एकदम क्लियर है। आगे देखिए ध्यान से। आगे सभी बच्चों को बताना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब इंटेंसिटी मिनिमम होती है। अब आप बताओ, इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा I1 प्लस I2 2 रूट I1 I2 कोस फाई, कोस डेल्टा थीटा या कोस डेल्टा फाई। तो अगर कोस डेल्टा फाई जो है, देखो अगर दो सोर्स फिक्स है तो दोनों की इंटेंसिटी फिक्स है। एंगल चेंज हो सकता है अगर आप इस पॉइंट, जैसे मान लो ये दो सोर्स है, दो स्पीकर यहां लगा रही कमरे में, दो स्पीकर से वेव यहां पे आ रही है, तो यहां पर इन दो स्पीकर से आने वाली वेव का डेल्टा फाई अलग होगा, इस जगह पे अलग होगा, इस जगह पे अलग होगा। यानी कि डेल्टा फाई यानी कि फेज डिफरेंस किस बात पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे डिपेंड करता है कि किस जगह पर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं उन दोनों वेव को, किस जगह पर मैं नेट एम्पलीट्यूड या नेट इंटेंसिटी निकालना चाह रहा हूं। क्या मेरी बात क्लियर है? यानी कि मैंने देखा कि जो डेल्टा फाई है वो चेंज किया जा सकता है अलग अलग पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो मैं लिख भी देता हूं बेटा यहां पर, जो डेल्टा फाई है बेटा, डेल्टा फाई वो किस बात पे डिपेंड करता है, डेल्टा फाई यानी कि फेज डिफरेंस डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि हम किस जगह पर ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है क्या, डेल्टा फाई, कि मैं कहां पे बात कर रहा हूं उसकी बात डिपेंड कर रहा है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर डेल्टा फाई वेरिएबल है तो कोस थीटा वेरिएबल है, तो कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1। तो अगर कोस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम आ जाएगी। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम आ गई बेटा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2। सर कोस थीटा का, अरे कोस थीटा तो 1 हो गया ना भाई। तो यानी कि अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम चाहिए यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, तो कोस थीटा का कंडीशन क्या हो गई कि कोस थीटा 1 के बराबर होना चाहिए, और इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगी कितनी, सर वो इतनी आएगी। तो ये कुछ देखा देखा लग रहा है, क्या है बेटा, रूट I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, खोल के देख लो। रूट I1 का स्क्वायर I1, रूट I2 का स्क्वायर I2 प्लस 2AB, तो 2 इंटू रूट I1 I2, ये तो लिखा हुआ है। यस। तो यानी कि नेट इंटेंसिटी जो आएगी मैक्सिमम वाली वो किसके बराबर आएगी, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर।
एम्पलीट्यूड मैक्सिमम किसके बराबर आएगा, तो cos डेल्टा फाई को 1 रख दो, तो डेल्टा फाई 1 रख दिया, तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2, ये कितना है a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर से रूट कट गया तो a1 प्लस a2 आ गया, खत्म कहानी। कंडीशन क्या मिली बेटा कि cos डेल्टा फाई किसके बराबर होना चाहिए बेटा, 1 के बराबर। तो ये कब होता है बेटा, जब cos के अंदर 0 डालोगे, 2 पाई डालोगे, 4 पाई डालोगे, 6 पाई डालोगे, यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई डालोगे, 0 डालोगे, तो बताओ डेल्टा फाई किसके बराबर आ गया, 2n पाई के बराबर। तो यानी कि डेल्टा फाई 0 हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, 6 पाई हो सकता है, एंड सो ऑन। अगर मैं याद करूं, जब वेव पढ़ते तो हम पढ़ते हैं बेटा जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। डेल्टा एक्स क्या है बेटा, पाथ डिफरेंस, और ये क्या है बेटा, फेज डिफरेंस। तो अगर मैं डेल्टा फाई की वैल्यू ये होनी चाहिए तो डेल्टा एक्स की वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो डेल्टा एक्स आएगा बेटा डेल्टा फाई 2n पाई के बराबर है, इंटू लैम्डा इधर चला गया, 2 पाई नीचे आ गया, तो जो डेल्टा एक्स होना चाहिए वो n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। यानी कि मुझे ये पता लग गया कि जिस भी पॉइंट पर मैं निकालना चाहता हूं वहां पर अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम चाहिए तो वो क्या होगी, वो वाले पॉइंट्स होंगे जहां पर फेज डिफरेंस जो है वो 2n पाई के बराबर हो, या फिर जो पाथ डिफरेंस है वो n लैम्डा के बराबर हो। वापिस सुन लो, यानी कि उन पॉइंट पर मैक्सिमा मिला जहां पर फेज डिफरेंस 2n पाई के बराबर है या पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस। और n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। अब मैं अगर आगे बात करूं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है मिनिमा। तो इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी बेटा, जब ये cos डेल्टा फाई की वैल्यू मिनिमम होगी। cos डेल्टा फाई की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है, -1। तो अगर ये -1 हो गया तो वैल्यू आ गई i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 cos ऑफ ये -1 हो गया, तो ये -2 रूट i1 i2 आ गया। तो ये क्या बन गया बेटा, रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर बन गया एक तरीके से। और एम्पलीट्यूड मिनिमम कितना आएगा बेटा, एम्पलीट्यूड मिनिमम आएगा तो cos डेल्टा फाई को यहाँ पे -1 रखोगे तो ये आ जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, और उसका फिर रूट आ गया, तो मोड ऑफ a1 माइनस a2 आ गया। यानी कि बड़ा वाला एम्पलीट्यूड माइनस छोटा वाला एम्पलीट्यूड कर दो तो नेट एम्पलीट्यूड मिनिमम आ जाएगा आपके पास। अब मैं बात करूं बेटा आपके पास कंडीशन क्या हो गई, तो आपको पता है cos जो है cos थीटा -1 कब होता है, जब पाई होता है, 3 पाई होता है, 5 पाई होता है, इन सब पर। तो यानी कि 2n माइनस 1 पाई के टाइम पर हो गया। n की वैल्यू 1 डालोगे तो ये पाई आ जाएगा, 2 डालोगे तो 3 पाई आ जाएगा, 3 डालोगे तो 5 पाई आ जाएगा। इस तरीके से क्या है, डेल्टा फाई की वैल्यू आ गई। और डेल्टा फाई की वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो डेल्टा एक्स मिल गया। डेल्टा एक्स किसके बराबर, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर आ जाएगा। यहां पर देख लो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, यानी कि 1 डालोगे तो लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2। इस तरीके से अगर पाथ डिफरेंस है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। और अगर आपको बोला जाए कि दोनों सोर्स सेम है, दोनों की इंटेंसिटी सेम है, इसका मतलब i1 i2 सेम है, या फिर a1 a2 a है, मतलब i1 i2 i के बराबर है, सेम है, और a1 a2 दोनों सोर्स का एम्पलीट्यूड भी सेम है, यानी कि a है। तो बेटा आई नेट का फॉर्मूला किसके बराबर जाएगा, 4i cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, 4i cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। सर ये कैसे आया, कैसे आया, कैसे आया, कैसे आया? अरे भाई यहां पर देख, ये i1 लिखा है, ये i1 लिखा है, यहाँ पर 2 इंटू रूट आई आई हो गया, तो ये आ गया 2i प्लस 2i cos डेल्टा फाई। सही बात है, तो 2i कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा 1 प्लस कोस डेल्टा फाई। 1 प्लस कोस डेल्टा फाई को लिखा जा सकता है 2 कोस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2 हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के। तो 2i तो पहले से था और अंदर वाले को लिख दिया 2 कोस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, तो बाहर बचा 4i इंटू कोस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। यानी कि अगर दोनों सोर्स की इंटेंसिटी सेम है तो आप आई नेट का फॉर्मूला ऐसे भी याद रख सकते हैं। और आई मैक्सिमम 4i के बराबर हो जाएगा, आई मिनिमम 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई मैक्सिमम कितना होता है, रूट आई प्लस रूट आई का स्क्वायर। तो रूट आई कितना हो जाएगा, 2 रूट आई का स्क्वायर 4i आ जाएगा। और यहां पर देख रूट आई माइनस रूट आई 0 हो गया, तो आई मिनिमम कितना आ गया, 0 अगर इंटेंसिटी सेम है तो। सिमिलरली मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा सर, a1 प्लस a2 होता है, दोनों सेम है तो 2a के बराबर आ गया। और मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना होता है बेटा, a1 माइनस a2, और दोनों सेम है तो 0 आ गया एम्पलीट्यूड। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है, मक्खन है। ये तुम्हारे शॉर्ट नोट्स बनाएगा बहुत बेहतरीन, जो मैं पूरे माइंड मैप लेके आता हूं बेटा। तुम्हारा माइंड मैप तो बनी रहा है, साथ में शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं। जेई मेन के 6 दिन पहले जब सारे चैप्टर रिवाइज करने होंगे तो इससे बेटर शॉर्ट नोट्स आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे। शॉर्ट नोट्स की बात कर रहा हूं बेटा मैं, क्योंकि आप फटाफट सारी कंडीशन, सारे फॉर्मूले, सारा बेसिक रिवाइज कर पाओगे। आगे बढ़ते बेटा, आपके पास आगे आता है इस चैप्टर की जान आन बान शान, दैट इज YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब आप देखो इतने पेज पे मैंने जितना डाटा दे दिया शायद ही कोई आपको दे पाएगा कि हमने क्या देखा बेटा, इसलिए मैं हाथ से लिख के लाया हूं ताकि आपको फील आए चीजों का। YDSE में क्या होता है बेटा, हमें कार्डबोर्ड लिया, हमने उस पर 2 क्या लगा दी, स्लिट बना दी, मतलब हमने 2 कट लगा दिए, ऐसे रेक्टेंगुलर कट लगा दिए पतले से, तो उसे बोलते हैं स्लिट, रेक्टेंगुलर स्लिट।
ठीक है जी, सामने लगा दिया स्क्रीन बेटा। अब यहां पर एक सोर्स लगा दिया बेटा, इस सोर्स से लाइट निकली तो यहां पर क्या एक वेव फ्रंट टकराया, इस वेव फ्रंट पे ये दो पार्टिकल है, नए सोर्स की तरह काम किए, तो एक सोर्स ये बन गया, एक सोर्स ये बन गया। अब देखो अगर किसी इस सेंट्रल पोजीशन से y दूरी पर मैं ऊपर गया, इस P पॉइंट की बात करता हूं, तो P पॉइंट पर ये वेव कितना चली बेटा, S1P इतना चली, ये वेव कितना चली बेटा, S2P इतना चली। तो ज्यादा कौन चल रही है बेटा, S2P चल रही है कि नहीं चल रही है, आप देख के बता सकते हो। यस, तो जो पाथ डिफरेंस आएगा, पाथ डिफरेंस मतलब दोनों वेव कितना कितना चली है, उसके रास्ते में डिफरेंस। मैंने बोला यार मुझे दिल्ली से नोएडा आने में 30 किलोमीटर लगे, उस इंसान को दिल्ली से नोएडा आने में 20 किलोमीटर लगे, तो डिफरेंस कितने का आया, 10 किलोमीटर का डिफरेंस आया। सिमिलरली ये वेव इतना पाथ चली है, ये वेव इतना पाथ चली है, तो कोई वेव कितना एक्स्ट्रा चली है, वही तो पाथ डिफरेंस है बेटा। तो यानी कि बेटा S2P माइनस S1P करोगे तो देखो ध्यान से, यहां पर मेरे परपेंडिकुलर डाल दिया, इसके बाद तो दोनों सेम चली है, तो यही तो एक्स्ट्रा चली है बेटा। तो ध्यान से देखो, अगर ये D है बेटा, दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, D स्मॉल d, दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है बेटा, स्मॉल d होता है। अगर ये स्मॉल d है बेटा, तो जो डेल्टा एक्स निकल के आता है ज्योमेट्री से, देखिए एंगल थीटा, एंगल थीटा क्या है बेटा, इस सेंट्रल वाली लाइन से थीटा एंगल चला हूं मैं ये P पॉइंट के लिए, यानी कि इस P पॉइंट की एंगुलर पोजीशन है, यानी कि इस हॉरिजॉन्टल सेंटर वाली लाइन से कितना थीटा चलूं कि मुझे वो P पॉइंट मिल जाए, तो ये थीटा है आपके पास। तो अगर ये थीटा है बेटा, तो ये जो डेल्टा एक्स निकल के आते हैं वो D साइन थीटा निकल के आता है, ज्योमेट्री से हमने निकाल दिया। अब देखा हमने जो ये दोनों वेव है, तो एक्स्ट्रा सेम चल रही है, बस इतना ही तो एक्स्ट्रा चल रहा है बेटा। तो S2P में से S1P घटाओगे तो ये एक्स्ट्रा पार्ट है वो D साइन थीटा के बराबर है ज्योमेट्री से। तो डेल्टा एक्स D साइन थीटा आ गया। अगर एंगल बहुत छोटे हैं, जनरली क्या होता है बेटा, जनरली कंडीशन ये दी होती है आपके पास, D इज वेरी 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 स्मॉल देन कैपिटल D। अगर ये डिस्टेंस कैपिटल D के मुकाबले बहुत छोटा है बेटा, तो जो एंगल्स हैं वो क्या आते हैं, बहुत छोटे आते हैं। और छोटे एंगल के लिए वी नो दैट साइन थीटा को हम थीटा भी लिख सकते हैं और टेन थीटा भी लिख सकते हैं। और अगर टेन थीटा लिख दिया तो इस देखो टेन थीटा में देखो इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो टेन थीटा को लिखा जा सकता है बेटा y अपॉन में d। y क्या है, सेंटर से उस पॉइंट की पोजीशन, उस पॉइंट का डिस्टेंस जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से, अगर मेरे पास d साइन थीटा को मैं d टेन थीटा लिख दूं स्मॉल एंगल्स के लिए, और टेन थीटा हो गया y बाई डी, तो मेरे पास आ गया dy बाई डी, क्या आ गया बेटा, पाथ डिफरेंस आ गया। और d स्मॉल d इंटू वाई अपॉन में कैपिटल D, ये मेरा पाथ डिफरेंस आ गया। और पाथ डिफरेंस अभी अभी पढ़ा है, अगर मुझे मैक्सिमा चाहिए तो n लैम्डा के बराबर होगा, और मुझे मिनिमा चाहिए तो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा। कसम उड़ान छल्ले की, झूठ नहीं बोल रहा मैं। अब देख y किसके बराबर आ गया, y आ गया n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, यानी कि मुझे y क्या है, यहां पर 1 पुट करोगे तो एक डिस्टेंस मिलेगा जहां पर पहला मैक्सिमा मिला, 2 पुट करोगे दूसरा मैक्सिमा मिला, 3 पुट करोगे तीसरा मैक्सिमा मिला, तो डिस्टेंस मिलते जा रहे हैं। यहां से y1 y2 y3 दूरी मिलती जा रही है, किसकी बेटा, ब्राइट पोजीशन की, मैक्सिमा की, है ना जी। सिमिलरली यहां पर 1 पुट करोगे तो बेटा लैम्डा कैपिटल D बाई 2 इंटू स्मॉल d आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो 3 लैम्डा D बाई 2 d आ जाएगा। ये डिस्टेंसेस मिल गए किसके बेटा, फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क के, आपको क्या मिल गए, डिस्टेंसेस मिल गए बेटा। तो आपने देखा कि अगर मुझे सेंटर से पोजीशन चाहिए nth ब्राइट की, n कोई भी हो सकता है, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो अगर मैं बात करूं n का, nth ब्राइट की पोजीशन, मैंने बोला सेंटर से 10वें मैक्सिमम की दूरी बताओ, तो यहां पर 10 पुट कर देना, दूरी आ जाएगी। अगर मैं तुझसे पूछूं एंगुलर पोजीशन, तो एक बात बता, डी साइन थीटा को d इंटू थीटा भी लिख सकता है कि नहीं लिख सकता, तो ये जो पाथ डिफरेंस है उसको टेन थीटा की जगह खाली थीटा भी लिख सकता है कि नहीं लिख सकता, तो d इंटू थीटा आ गया। तो यहां पर क्या गायब हो गया, केवल कैपिटल D गायब हो गया। तो हर फॉर्मूले में से केवल कैपिटल D गायब कर दियो। अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या, डेल्टा एक्स को आप d इंटू ओनली थीटा भी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि थीटा स्मॉल है। तो y बाई डी की जगह हमने क्या लिख दिया, केवल थीटा लिख दिया। तो d स्मॉल d तो पहले से है फॉर्मूले में, y बाई डी की जगह मैंने केवल थीटा लिख दिया, तो y को रिप्लेस कर दिया थीटा से और कैपिटल D को गायब कर दिया। तो देख हर फॉर्मूले में जहां पर कैपिटल D था बस वो हट जाएगा। तो ये थीटा क्या है बेटा, एंगुलर पोजीशन, यानी कि मैं कितना एंगल चला कि मुझे पहला ब्राइट मिला, फिर कितना एंगल चला मैं दूसरा ब्राइट मिला, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल चला कि तीसरा ब्राइट मिला, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल चला कि चौथा ब्राइट मिला। ये एंगुलर पोजीशन है बेटा, क्या है, एंगुलर पोजीशन। इसी तरीके से बेटा nth डार्क की पोजीशन क्या आ गई बेटा, तो यहां से मैंने nth डार्क की पोजीशन निकाल ली बच्चे। क्या मेरी बात क्लियर है, यस। इस स्लाइड में जो भी लिखा है एक एक चीज आपके जहन में, आपकी रगों में, आपके खून में दौड़ना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन आए और आपसे हो जाए। आगे बढ़ते हैं बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया, देखो ध्यान से, सेंटर से पहला ब्राइट कब मिला बेटा,
ये वाई पोजीशन देखो, 1 पुट करा लैम्डा डी बाई डी, तो लैम्डा बाई डी पर मेरे को पहला ब्राइट मिला। सेंटर से दूसरा ब्राइट कब मिला बेटा, 2 लैम्डा डी बाई डी, यानी कि दुगने डिस्टेंस पे, ये प्लस दुगना इतना इतना 2 बार, तो ये आ गया 2d लैम्डा बाई डी। तीसरा ब्राइट कब मिला बेटा सेंटर से, तो 3d लैम्डा बाई डी, तो यानी कि यहां से लेके यहां तक का थर्ड ब्राइट का डिस्टेंस कितना है बेटा, 3d लैम्डा बाई डी। यानी कि सेंटर से मैं d लैम्डा बाई डी या d लैम्डा बाई डी नीचे जाऊं या ऊपर जाऊं तो पहला ब्राइट मिलेगा, पहला ब्राइट मिलेगा। सेंटर से 2d लैम्डा बाई डी, 2d लैम्डा बाई डी, ऊपर नीचे जाऊंगा तो मुझे सेकंड ब्राइट मिलेंगे। सेंटर से 3d लैम्डा बाई डी, 3d लैम्डा बाई डी नीचे जाऊंगा तो बेटा मुझे क्या मिलेंगे, थर्ड ब्राइट मिलेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? और सेंटर पोजीशन पर बेटा n इज इक्वल टू 0 पर भी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, क्योंकि सेंटर पे भी बेटा देख, सेंटर पे ये वेव और ये वेव क्या है, बराबर चल रही है कि नहीं चल रही, और डेल्टा एक्स जब 0 होता है तो फाई, डेल्टा फाई भी 0 होगा, और डेल्टा फाई 0 का मतलब क्या है, cos थीटा 1 होना, और cos थीटा 1 का मतलब क्या है, मैक्सिमा। तो सेंटर पोजीशन पे भी यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, मैक्सिमा बन रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस। सिमिलरली डार्क के लिए मैंने देखा बेटा, तो देखो ध्यान से, पहला डार्क कब मिला बेटा, d लैम्डा बाई 2d, यानी कि इस डिस्टेंस का आधे डिस्टेंस पे, यानी कि ये डिस्टेंस इतना था तो इसके आधे पे एक डार्क मिला। अब अगला देख, 3d लैम्डा बाई 2d, यानी कि ये d लैम्डा बाई डी है, 2d लैम्डा बाई डी है डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीचों बीच क्या मिला, एक सेकंड डार्क मिला। तो ये क्या है, पोजीशन से बेटा, यहां से चल रहा हूं मैं बेटा, यहां से चल रहा हूं, y1 ब्राइट, y2 ब्राइट, y3 ब्राइट, y1 डार्क, y सेकंड डार्क, y थर्ड डार्क, ये पोजीशन है बेटा आपके पास। सिमिलरली थीटा क्या है, यहां से चलने वाला एंगल, पहला ब्राइट का पोजीशन कितना होगा, पहले ब्राइट का एंगल ये होगा, ये पहले ब्राइट का एंगल है, ये क्या है, थीटा फर्स्ट ब्राइट। यहां से लेके यहां तक चले, ये एंगल क्या है बेटा आपके पास, थीटा 2 ब्राइट। इस तरीके से मैंने घुसड़ पुचड़ ना होता इसलिए मैंने नहीं बनाया आपके पास। यार ये लो, तुम्हारे लिए थोड़ा आसान कर देता हूं, ये देखो ध्यान से, जैसे देख ये वाला हॉरिजॉन्टल से चला, ये एंगल थीटा फर्स्ट ब्राइट हो गया, हॉरिजॉन्टल से चला, ये पूरा एंगल कितना हो गया बेटा, थीटा 2 भी हो गया। तो ये क्या है, हर एक क्या है बेटा आपके पास, एंगुलर पोजीशन है ब्राइट की या डार्क की। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इन फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या फर्क है, केवल कैपिटल डी हटा देना, आपके फॉर्मूले सारे सही आ जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? एक बात और याद रखना बेटा, इन सभी फॉर्मूले में एसआई यूनिट के अंदर पुट करोगे तो थीटा रेडियन में आएगा, यानी कि लैम्डा को मीटर में, स्मॉल डी को भी मीटर में पुट करोगे तो जो आपके पास थीटा आएगा वो रेडियन के अंदर आएगा। ठीक है बच्चा, तो ये हो गया अपना पूरा, ये भी हो गया अपना पूरा, ये भी हो गया अपना पूरा। बीटा फ्रिंज विड्थ क्या होती है? फ्रिंज विड्थ होती है बेटा कोई भी लगातार 2 डार्क या कोई भी लगातार 2 ब्राइट के बीच की दूरी। वापस सुन लो, 2 कॉन्जिक्यूटिव डार्क या 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट के बीच की दूरी। जैसे देखो फर्स्ट ब्राइट और सेकंड ब्राइट के बीच की दूरी देख लो, तो बेटा ये 2d लैम्डा बाई डी है, डी लैम्डा बाई डी, तो ये दूरी कितनी होगी बेटा, d लैम्डा बाई डी। तो कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी क्या होता है बेटा, फ्रिंज विड्थ होती है लगातार एक के बाद एक ब्राइट के बीच की या एक के बाद एक डार्क के बीच की जो दूरी है बेटा वो क्या होती है, फ्रिंज विड्थ होती है। और एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होती है बेटा, जो भी ये फ्रिंज विड्थ है, जैसे मान लो सेकंड और थर्ड ब्राइट के बीच की दूरी है, ये भी तो फ्रिंज विड्थ थी हुई बेटा, तो ये कितना एंगल सबटेंड कर रही है बेटा इस जगह पर, इस सेंटर पर, वो एंगल क्या होता है बेटा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ होता है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ को अल्फा से डिनोट कर देते हैं और अल्फा को बेटा लैम्डा बाई डी, बस फॉर्मूले में से कैपिटल डी हटा दो, बाकी वही फॉर्मूला आपके पास बचेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, कई बार क्या बोला जाता है कि यार जो इन दोनों की विड्थ है ना, विड्थ का रेशो दे दिया मेरे को, बोला कि इसकी विड्थ अपॉन इसकी विड्थ, यानी कि इनकी विड्थ का जो रेशियो है, विड्थ मतलब चौड़ाई, जो स्लिट काटी है हमने, जो एक झीरी काटी है, ये जो कट लगाया है उसमें जो चौड़ाई है कट की बेटा, एक की कम है एक की बहुत ज्यादा है। मान लो इसकी 1:4 में कट कर दिया तो इंटेंसिटी भी कितनी हो जाएगी बेटा, 1:4 में इंटेंसिटी डिवाइड हो जाएगी, यानी कि यहां पर इंटेंसिटी आई होगी इस सोर्स की तो इसकी 4i हो जाएगी, यानी कि जितना ज्यादा विड्थ होगी उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी होगी, यानी कि जो विड्थ का रेशियो होगा, इन दोनों स्लिट के जो विड्थ का रेशियो होगा वही इनकी इंटेंसिटी का रेशियो होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो और कई बार क्या पूछा जाता है बेटा, कई बार बोला जाता है कि जो पूरे सेटअप को बिना कुछ चेंज करे, ना तो इनके बीच की दूरी चेंज करी ना ही कैपिटल डी चेंज किया, पूरे के पूरे सेटअप को पानी में डुबो दिया, पूरे के पूरे सेटअप को ऑयल में डुबो दिया, तो क्या होगा बेटा? तो होगा क्या बेटा, जब आप किसी और मीडियम में डालोगे पूरे सेटअप को, तो जो लैम्डा एयर के अंदर था या वैक्यूम के अंदर था, अब लैम्डा बदल जाएगा, क्योंकि लैम्डा किस बात पे डिपेंड करता है बेटा, मीडियम पे डिपेंड करता है। तो जो नया वाला लैम्डा आएगा वो आएगा पुराने वाला लैम्डा अपॉन म्यू, म्यू मतलब नए जो भी मीडियम में डाल रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि मान लो मैंने पानी के अंदर सारे सेटअप को डाल दिया, तो पहले लैम्डा एयर में जो था वो लैम्डा था, तो नया लैम्डा किसके बराबर आएगा,
पुराने वाला लैम्डा अपॉन में पानी का म्यू। क्या मेरी बात क्लियर है? तो हर फॉर्मूले में बेटा क्या चेंज हो जाएगा? लैम्डा चेंज हो जाएगा। तो जनरली जैसे मान लेते हैं कि पहले एयर में था पूरा सेटअप, अब पानी में आ गया। पानी में आने से बेटा म्यू क्या होता है? पानी का म्यू एयर से ज्यादा होता है। तो जो नया वाला लैम्डा है बेटा वो क्या हो गया? पुराने वाला लैम्डा अपॉन 1 से बड़ी वैल्यू। 1 से बड़ी वैल्यू मतलब ये नया वाला लैम्डा पुराने वाले लैम्डा से क्या है बेटा? कम है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो है वो 1 से बड़ी वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू आएगी बेटा वो क्या है आपके पास? पहले वाली से कम आ जाएगी। तो यानी कि लैम्डा क्या हो गया? कम हो गया। लैम्डा कम हो गया तो बेटा देखो हर चीज में बीटा, देखो बीटा नया वाला फ्रिंज विड्थ कितना आएगा? 2 डार्क के बीच की दूरी या 2 ब्राइट के बीच की दूरी में देखो जो ये लैम्डा है वो क्या है? कम हो गया। लैम्डा कम होने का मतलब क्या है? ये सारे के सारे फ्रिंजेस यानी कि सारे के सारे डार्क ब्राइट क्या आ गए? पास पास आ गए। क्या आ गए? पास पास आ गए। थ्योरेटिकल सवाल मेंस में पूछे हुए लाडले, कितना बार बताऊं तुम्हें? सिर्फ तुम्हारे माइंड मैप में इतना दम है कि अगर तुम्हें बेसिक्स पता है तो चैप्टर का तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, आइए जी, अब मैं कुछ सवाल करा देता हूं आपको। इसने बोला लाइट एमर्जेस, लाइट निकल रही है आउट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द सोर्स ऑफ द लाइट केप्ट एट इट्स फोकस। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? हमारे यहां तो कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, अब तुम्हारे यहां कैसा होता है देख लेना। और अगर मेरे से बोला गया, मेरे को बोला गया रे कि जो लाइट है, जो ऑब्जेक्ट है बेटा, है ना, सोर्स ऑफ लाइट जो फोकस पे बैठा है, तो सोर्स ऑफ लाइट अगर फोकस पे बैठेगा लाडले, तो फोकस से निकलने वाली रेस, फोकस पे अगर मेरा सोर्स रखा है तो बेटा इससे निकलने वाली रेस टकराने के बाद क्या हो जाएंगी बेटा? पैरेलल हो जाएंगी। और अगर रेस पैरेलल होती है बेटा, तो पैरेलल रेस के कारण जो वेव फ्रंट होता है बेटा वो कैसा होता है? प्लेनर वेव फ्रंट होता है। तो यानी कि लेंस से पास होने के बाद रेस पैरेलल हो चुकी हैं, इसलिए बेटा क्या है, जो वेव फ्रंट है वो कैसा हो जाएगा बेटा? प्लेनर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा? प्लेनर। लाइट एमर्जेस आउट ऑफ द आउट यानी कि बाहर निकल रही है कॉन्वेक्स लेंस से, तो यानी कि बाद वाला वो पूछ रहा है आपसे वेव फ्रंट की शेप, तो वो क्या हो जाएगी बेटा? प्लेनर हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चा? प्लेनर। दादा ने बोला प्लेनर तो प्लेनर आएगा। बोथ स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल। ये क्या बोला भाई इसने? कुछ लाइट एमर्जेस आउट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द सोर्स ऑफ द लाइट केप्ट एट इट्स फोकस, फोकस पे रखा है। द शेप ऑफ द वेव फ्रंट इज, नहीं भाई साहब यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, देख लेते हैं क्या गड़बड़ है। लाइट एमर्जेस आउट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, मुझे तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, हमारे टाइपिस्ट ने आंसर गलत लगा दिया लग रहा है। लाओ लेट मी चेक, मैं किताब भी लाया हूं। ऐसे कैसे बे, ऐसे कैसे बे, हमारा मनोबल गिरा देगा। आ जाओ चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास पीवाईक्यू की किताब है जहां से हम आपको क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 का डी है। भाई साहब हमारा मनोबल गिरा दिया यार। देखो भाई साहब, तुम्हें यकीन ना आता हो, पहला क्वेश्चन है भाई साहब, ये पहला क्वेश्चन। हम कह रहे हैं इतना आसान क्वेश्चन कैसे गलत हो गया? ये पहला क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा हो तो इसका डी ऑप्शन प्लेन है ना, और हमने भी डी निकाला है, पर भाई साहब टाइपिस्ट ने ए लगा दिया गलती से, जबकि आंसर क्या है बेटा? डी आंसर है। ठीक है, तो मैं कट नहीं लगवाऊंगा वीडियो के अंदर, मेरे को खुद को ऐसे हो गया यार, मनोबल गिरा रहा है हमारा। दादा ने बोला है तो सही आंसर है, गलत कैसे आ सकता है? लो भाई साहब डी सही है। मुझे लगा मैंने पढ़ने वढ़ने में कुछ गलती कर दी, हम चकरा गया भाई। आ जाओ जी, देखो ध्यान से, इसके बाद क्या है बेटा? इसका आंसर मैं चेंज कर देता हूं यहां से भी, है ना, ताकि जैसे मुझे गलतफहमी हुई वैसे आपको भी गलतफहमी ना हो। डी ही इसका आंसर आएगा। दादा ने बोला डी तो डी आना चाहिए। खत्म कहानी, बात खत्म, झगड़ा खत्म। आ जाओ जी, मेरे को ना थोड़े रिकॉर्डिंग करते वक्त ना कट वट लगाने पसंद नहीं है बेटा, आई कीप इट रॉ। आगे बढ़े चलिए, और यार गलती हो भी जाएगी तो मैं स्वीकार कर लूंगा, उसमें क्या है ना, गलती तो किसी से भी हो सकती है। एक तो ये नीचे बना हुआ है ना, मैं यहां से काट देता हूं बेटा, ये कट गया, आंसर आ गया डी। बस चलिए अब देखिए ध्यान से बेटा, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? इसका एक ही वेवलेंथ होता है। तो लैम्डा हमें दे दिया बेटा 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम, सही बात है जी। उसके बाद बोला जो स्लिट है, यानी कि 2 स्लिट्स आपस में दूरी जो है वो, यानी कि स्मॉल डी कितने 1 mm, सही बात है, ठीक है जी। उसके बाद बोला द स्क्रीन इज प्लेस्ड, जो कैपिटल डी दे दिया बेटा वो दे दिया आपको 1 मीटर अवे, 1.0 मीटर। अब बोला द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, सेंटर से हमें वो डिस्टेंस पता करना है जहां पर जो इंटेंसिटी है बेटा वो हाफ है मैक्सिमम इंटेंसिटी की पहली बार। ओके, यानी कि आई मैक्सिमम होता है बेटा 4I के बराबर। जब तक कुछ ना दिया हो तो मैं मानता हूं दोनों सोर्स की इंटेंसिटी क्या है? सेम है।
तो हमें क्या चाहिए बेटा, हमें इंटेंसिटी चाहिए, और इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, 4i कोस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई में 2। ओके, यानी कि मुझे जो इंटेंसिटी चाहिए, मुझे वो चाहिए बेटा मैक्सिमम की आधी, यानी कि 2i चाहिए। इंप्लाइज जो कोस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2 है वो कितना हो जाए बेटा, 1/2 हो जाए। अरे भाई जिस जिस एंगल के प्रति ये 1/2 आ जाएगा उस समय पर इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 2i। ये आई नोड बोल देते बेटा, आई नोड मतलब एक सोर्स की इंटेंसिटी अगर आई नोड है तो आंसर कितना आएगा। तो ये मुझे 2i नोड इंटेंसिटी चाहिए। तो बेटा ये कब मिलेगी, जब कोस स्क्वायर डेल्टा फाई ये पूरी वैल्यू 1/2 हो जाए। इसका मतलब बेटा कोस स्क्वायर ऑफ डेल्टा फाई, सॉरी ये आ गया कॉस ऑफ डेल्टा फाई बाई 2 वो आ जाएगा 1/√2 के बराबर, यानी कि डेल्टा फाई बाई 2 वो आ जाएगा सर 45 डिग्री के बराबर, यानी कि डेल्टा फाई निकल के आ गया है आपके पास 90 डिग्री, यानी कि π/2 के बराबर। अब मुझसे तो पोजीशन पूछा है, मुझसे तो क्या पूछा है बेटा, पोजीशन। तो पोजीशन पूछा है तो देखो ध्यान से बेटा, डी सब कुछ सही चल रहा है ना भाई, सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ क्या चल रहा है, सही चल रहा है, चंगा चल रहा है, चंगा चल रहा है। चलिए जी, अब मुझे क्या चाहिए बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन हुज इंटेंसिटी बिकम हाफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो देखिए ध्यान से, अगर मेरे पास डेल्टा फाई है तो ध्यान से देखो मेरे पास डेल्टा एक्स किसके बराबर होता है, मेरे पास डेल्टा फाई है ना बेटा, तो डेल्टा एक्स होता है बेटा आपके पास डी साइन थीटा के बराबर, या फिर डी टेन थीटा के बराबर, या फिर डी वाई बाई डी के बराबर। सही बात है सर। और डेल्टा एक्स को निकाला जा सकता है बेटा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो यहां से पहले डेल्टा एक्स निकाल लो, तो डेल्टा एक्स को पुट कर देना यहां पे, तो आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास। आंसर कहां निकालें इसका, यहां निकाल दो क्या आंसर, चलो डेल्टा एक्स आ गया बेटा आपके पास यहां से डेल्टा फाई यानी कि π/2, सही है सर। और उसके बाद आ गया लेमडा अपोन में 2π, ये आ गया बेटा आपके पास का डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई में डी। तो देखो पाई से पाई मर गया, तो ये आ गया लेमडा बाई 4 इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, ये आ गया इज इक्वल टू वाई आ गया। अब आंसर निकाल लो बेटा जो आ रहा है, तो मेरा आंसर आएगा बेटा y इज इक्वल टू लेमडा की वैल्यू आ रही है 5000 इंटू 10 की पावर -10, कैपिटल डी की वैल्यू है 1 अपॉन में 4, स्मॉल डी की वैल्यू है बेटा 1 इंटू 10 की पावर -3। सर बिल्कुल सही बात है, तो ये आ गया सर 5 इंटू 10 की पावर -7 और 10 की पावर ये बचेगा -4, -4 ही बचेगा ना, देख 10 की पावर -7 यहाँ -4 अपोन में ये आ गया बेटा आपके पास 4। तो इसको हम कर सकते हैं 500/4 इंटू 10 की पावर -6, तो यहां से आ गया बेटा 125। तो मेरा आंसर 125 आ रहा है बेटा, चेक कर लेते 125 है क्या, यस 125 आंसर है, दादा ने बोला 125 तो 125 चेक कर लो भाई साहब। शुक्र है टाइपिस्ट ने यहाँ तो सही दे दिया, नहीं तो यहाँ भी मनोबल गिरा देता भाई का, है ना। भाई सोचता भाई पढ़ाना भूल गए हम। बिल्कुल सही आंसर आया बेटा आपका, कितना y इज इक्वल टू इतना। सिंपल, कुछ नहीं किया बेटा, बेसिक से जा रहा हूं, मुझे कुछ याद नहीं है ना, मैं याद रखने की कोशिश करता, मैं सिंपल बेसिक से जा रहा हूं। मुझे इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है, तो मैंने ये फॉर्मूले यूज किए बेटा, मैंने फॉर्मूले यूज किए ये वाले कि भाई इंटेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम किसके बराबर होती है, वो होती है 4i नोड के बराबर, यानी कि 4i नोड कोस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2 फॉर्मूला होता है अगर दोनों सोर्स की इंटेंसिटी आई नोड है तो मुझे इंटेंसिटी चाहिए मैक्सिमम की आधी, यानी कि 2i नोट चाहिए। तो वो कब मिलेगी, जब ये वाली वैल्यू 1/2 हो जाए। तो ये वाली वैल्यू को 1/2 कर दिया तो कोस डेल्टा फाई बाई 2 1/√2 आ गया, डेल्टा फाई बाई 2 45 डिग्री आ गया, तो डेल्टा फाई किसके बराबर 90 डिग्री यानी कि π/2 के बराबर आ गया। डेल्टा फाई मिल गया तो डेल्टा एक्स निकाल दिया, डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, dy बाई डी पुट कर दिया, खत्म कहानी, आंसर आ गया बेटा। सही है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते बेटा। आगे देखिए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, दो आइडेंटिकल सोर्स हैं, दोनों क्या करें सुपर इंपोज करें, दोनों के जो पार्ट डिफरेंस है बेटा, डेल्टा एक्स दे रखा है अपने को, डेल्टा एक्स की वैल्यू दे रखी है बेटा 7 लैम्डा बाई 4। ठीक है जी, द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंज एट दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंज। तो बताइए आई मैक्सिमम की वैल्यू तो निकल के आ गई है सर आपके पास 4i नोट के बराबर, लेकिन जो अपने पास इस केस में डेल्टा फाई आएगा वो किसके बराबर आएगा 2π बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो यहां पर डेल्टा फाई आ गया 2π बाई लैम्डा इंटू 7 लैम्डा बाई में 4, लैम्डा से लैम्डा कट गया, यहां पर आ गया 14π बाई में 4, यही आ रहा है क्या 14π बाई में 4, हाँ सही है। या फिर ये आ जाएगा 7π बाई में 2, 7π बाई में
2। कितना आ गया बेटा 7 पाई बाई में 2, 7 पाई बाई में 2। अब एक बात बताओ बेटा, अगर मुझे इस जगह पर इंटेंसिटी चाहिए, इस जगह पर इंटेंसिटी तो हो जाएगा I इज इक्वल टू 4I नोड कॉस स्क्वायर ऑफ डेल्टा फाई बाई 2। डेल्टा फाई बाई 2 मतलब 7 पाई बाई में 4। 7 पाई बाई 4 का मतलब क्या है? 7 पाई बाई 4 का मतलब क्या है? 2 पाई माइनस पाई बाई, यही तो हो गया बेटा, 2 पाई माइनस पाई बाई 4। देखो ध्यान से, 4 दूनी 8, 8 में से गया 7, तो ध्यान से देखो, कोस 2 पाई में से पाई बाई 4 गए तो कोस पाई बाई 4 बचा, तो ये आ गया सर जी 4I कोस ऑफ पाई बाई 4 बचा, यानी कि 1/√2, तो ये आ गया 1/2, तो ये आ गया बेटा आपके पास 2I नोड के बराबर। तो यहां पर इंटेंसिटी 2I नोड मिली और मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I नोड है, तो आंसर कितना आ गया बेटा 1:2, 1/2 आंसर आ गया। दादा ने बोला ए आना चाहिए, अगर कैलकुलेशन चाहिए तो यस, ए आंसर करेक्ट है, ए आंसर करेक्ट है बेटा, सही है बच्चा। आगे देखो ध्यान से, द विड्थ ऑफ द वन ऑफ द टू स्लिट इज इन अ यंग स्टल्सिव एक्सपेरिमेंट 4 टाइम्स दैट ऑफ अदर। यानी कि जो विड्थ है बेटा, मान लेते हैं ये आपके पास T है, ये आपके पास T2 है, तो जो T1/T2 है वो आपके पास 1/4 है आपके पास, यानी कि जो इंटेंसिटी 1/इंटेंसिटी 2 होगी उसका रेशियो ये हो जाएगा, तो I1/I2 का रेशियो मिल गया आपको। अब बोला रेशियो ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी, तो I मैक्सिमम होता है बेटा आपके पास √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और I मिनिमम होता है बेटा आपके पास √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, यही होता है बेटा आपके पास। अपने को क्या चाहिए? मैक्सिमम टू द मिनिमम, तो यानी कि I मैक्स बाई I मिनिमम चाहिए, तो I मैक्स बाई I मिनिमम चाहिए बेटा, तो ये आ गया बेटा √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर अपॉन √I1 माइनस √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को बेटा ऊपर भी √I1 से डिवाइड कर, √I2 से डिवाइड कर लो, इसको भी √I2 से डिवाइड कर लो, I1/I2 की वैल्यू पता है, आंसर निकल जाएगा आपके पास। क्या मेरी बात क्लियर? कर लोगे कैलकुलेशन से? अरे भाई जब तुम्हें ये पता है, अब इसमें क्या करना है, इसको भी √I2 से डिवाइड कर दो, 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 ऊपर नीचे √I2 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर, प्रॉब्लम क्या है, कर दो। तो I1/I2 एक जगह पर मिलेगा, एक जगह पर 1 मिलेगा, यहाँ पर भी I1/I2 मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा, आ जाएगा आंसर बेटा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। अब देखो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, वेवलेंथ 800 mm है, लाइन ज्वाइनिंग A1P और A2P है, तो A1P तो बेटा सीधे सीधे ये आ रहा है, सीधा वाला पॉइंट है, और जो A2P है बेटा वो किसके बराबर आ रहा है? वो आ रहा है आपके पास इफ द फर्स्ट मिनिमा इज रिजेक्टेड P। देखो ध्यान से, लॉजिकल बुद्धि देखो, अगर ये इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा? A है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट जो है वो A दे रखी है, तो बताओ ये सेंटर पोजीशन आ गई, तो सेंटर से ये दूरी किसके बराबर है? y, और ये y आ रहा है A/2 के बराबर। ये कैसे? अरे भाई ये d है या ये a है, तो एक आधा ही तो है डिस्टेंस, यस, यानी कि जो y आ रहा है वो A/2 आ रहा है, और ये फर्स्ट मिनिमा है। यहां पर क्या आ रहा है बेटा? फर्स्ट मिनिमा, तो फर्स्ट मिनिमा के लिए y किसके बराबर होता था? तो y फर्स्ट डार्क होता था बेटा आपके पास d लैम्डा बाय में 2d, तो बेटा ये आ गया, यहां पे आ जाएगा बेटा a बाय में 2 इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई में, ये 2 इंटू डी की जगह यहाँ पे क्या है बेटा? ए, यानी कि डी की जगह बेटा यहाँ पे क्या है? ए है, यहाँ पे तो ए लिख दिया हमने। तो यहाँ से आपको क्या निकाल लेना है बेटा? जो पूछा है वो निकाल, द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन डी इज इतना है, तो पूछा क्या है बेटा आपके पास? इफ द फर्स्ट मिनिमम इज द इतना इतना इतना, द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 2 से 2 कट गया, तो ए की वैल्यू आ गई √ में डी इंटू लैम्डा। सर ये कैसे? अरे ये ए स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? ए स्क्वायर तो यहाँ पे रूट आ गया कि नहीं आ गया? सर आ गया। तो देखो ध्यान से, ये आ जाएगा बेटा आपके पास ए इज इक्वल टू इंप्लाइज ए इज इक्वल टू √ में डी की वैल्यू किसके बराबर है बेटा? डी की वैल्यू है आपके पास 5 इंटू 10⁻⁻², सर सेंटीमीटर में इसलिए, और जो लैम्डा है बेटा वो किसके बराबर है? 800 इंटू 10⁻⁻3। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर बिल्कुल क्लियर है। अब यहां से निकाल लो बेटा, यहां से आ जाएगा 8 पंजे 40, यानी कि यहाँ पे तो बचेगा बेटा 10⁻², 10⁻², तो बाहर केवल आ जाएगा 10⁻², और यहाँ पर 80 इंटू 5 400, 400 का रूट 20, तो 20 इंटू 10⁻² आंसर आ गया। तो ये आ गया बेटा आपके पास 20 क्या बोलते हैं सेंटीमीटर, या फिर आप बोल सकते हैं 20 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है ना। तो देख लो अब यहाँ से जो भी आंसर आ रहा है बेटा दैट विल बी आंसर, यानी कि मेरा 0.2 आंसर आ रहा होगा मेरे ख्याल से, जो भी आ रहा है यस 0.2 वाला आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही
है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैलकुलेशन देख लेना, बाकी सब सही है बेटा, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। The ratio of the intensity of the 2 point P and Q on the screen is Young's double slit experiment। हमें P और Q पर इंटेंसिटी निकालनी है, उसका रेशियो निकालना है। तो बताओ इंटेंसिटी एट P किसके बराबर होगी सर? वो होगी आपके पास 4I0 कोस स्क्वायर, वहां पे फेज डिफरेंस कितना है बेटा? π/3, तो यहां पर π/6 हो जाएगा, क्योंकि फेज डिफरेंस बाई 2 होता है बेटा। और इंटेंसिटी एट Q निकल के आएगा बेटा 4I0 कोस स्क्वायर, ये जो एंगल है बेटा वो π/2 है फेज डिफरेंस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा π/2, तो π/4 आ गया, क्योंकि डेल्टा 5/2 होता है बेटा आंसर। तो डिवाइड कर दोगे बेटा तो ये IP/IQ निकल के आ गया मेरे बच्चे, ध्यान से देखना बेटा। कोस π/6 कोस 30 डिग्री √3/2 यानी कि 3/4 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा π/4 यानी कि 1/2 आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो आंसर आ गया बेटा 3/2, आंसर आ गया बेटा 3/2। तो सी आंसर आना चाहिए, दादा ने बोला सी आएगा तो आना ही चाहिए, यस सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आगे बढ़े। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड कमिंग आउट यानी कि A1/A2 दे दिया अपने को, लेट से वो दे दिया 2/1, सही बात है सर। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू द मिनिमम इंटेंसिटी पूछ रहा है, तो देखो ध्यान से, इंटेंसिटी 1 होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 का स्क्वायर होगा, इंटेंसिटी 2 होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 का स्क्वायर होगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो I1/I2 जो आ रहा है वो आ रहा है A1/A2 का होल स्क्वायर के बराबर आ रहा है। कांस्टेंट तो कर जाएंगे ऊपर नीचे, तो A1/A2 का स्क्वायर करोगे तो 4:1 आ जाएगा, यानी कि I1/I2 का रेशियो आ गया 4:1। और बेटा अब तो पता है ना I मैक्सिमम वो होगा सर √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और I मिनिमम सर वो हो जाएगा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दो तो बेटा I मैक्स बाई I मिनिमम। कई बच्चों को ये रेशियो भी नहीं निकालने आती, इसलिए मैं बता ही देता हूँ भाई, मुझे डर लग रहा है, पता है मैंने इस ब्रैकेट के अंदर √I2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा √I1/I2 प्लस में 1 का स्क्वायर। अरे इस जगह पर इस ब्रैकेट के अंदर √I2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी √I2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा बेटा √I1/I2 माइनस में 1 का होल स्क्वायर। तो ये निकल के आएगा बेटा आपके पास √I1/I2 क्या है बेटा 4/1 है, तो 2/1 बचेगा, तो 2 + 1 9, 2 + 1 का स्क्वायर 9, 2 - 1 ये 9:1 आंसर आ जाएगा, बी आंसर आएगा। दादा ने बोला बी तो बी, यस बी तो बी, ठीक है बेटा। अब मेरे हिसाब से कुछ कुछ सवाल आप कर लोगे, ये सवाल मैं आपको होमवर्क लिए दे रहा हूँ, कुछ कुछ आपको दे रखे हैं सवाल, बहुत आसान सा ही सवाल होगा बेटा। HW आ गया। अगला देखो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, थिकनेस लगा दी ग्लास की, ये अभी मैं करा रहा हूं बेटा। थिन फिल्म YDSC होता है बेटा, ये जब हम क्या करते हैं किसी YDSC में किसी एक स्लिट के सामने हम क्या लगा देते हैं बेटा, फिल्म लगा देते हैं। क्या टाइम हो चुका है हमारा? ठीक है जी, टाइम है अभी। देखिए ध्यान से बेटा, कुछ क्वेश्चंस मैं अभी पहले करा देता हूं। एक हमारे पास होता है बेटा ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ का मतलब क्या है बेटा, लेट्स से ये एक वेव चली यहां से लेके यहां तक आगे तक जा रही है, एक बी से एक वेव चली यहां से लेके यहां तक जा रही है, तो मैं बोलूंगा ए वाली वेव का और बी वाली वेव का जो फेज डिफरेंस है वो कितना होगा सर? वो होगा 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना है बेटा? ए वाली वेव इसके बाद तो बी के बराबर ही चली, बी वाली वेव इतनी चली और ए वाली वेव इतनी चली, तो एक्स्ट्रा कौन चला बेटा? ए वाली वेव चली, कितना एक्स्ट्रा चली? टी एक्स्ट्रा चली। तो अगर पाथ डिफरेंस टी है तो फेज डिफरेंस आ जाएगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू इतना। पर अब अगर मैं तुझसे बात करूं ए और बी में फेज डिफरेंस यहां पता करूं, यहां पे कोई दूसरा मटेरियल है, यहां पे म्यू है, ये मटेरियल ऐसा है जो म्यू है, तो बताओ अगर मैं देखा जाए तो ये अभी भी टी ही चल रही है बेटा ए और बी में, तो ए वाली वेव इतना चली और बी वाली वेव इतना चली, तो देखने में तो लग रहा है कि ये टी ही चली है बेटा, लेकिन जब फेज डिफरेंस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? 2π/ यहां का लैम्डा, इसके अंदर जो लैम्डा था वो एक्स्ट्रा चला ना बेटा। ए ने कितना एक्स्ट्रा चला? ये वाला एक्स्ट्रा चला, ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता किसके बराबर होगा बेटा? जब लिखेगा टी, लेकिन लैम्डा कितना लगेगा? लैम्डा नया वाला, तो लैम्डा नया वाला कितना होगा बेटा? पुराने वाला लैम्डा इंटू म्यू। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर जो कोई वेव है, ध्यान से सुनना, अगर कोई वेव है वो किसी म्यू मीडियम में टी चल रही है, तो मैं दिमाग में यह सोच सकता हूं कि वो वेव वैक्यूम में कितना चली होगी? म्यू टी चली होगी। वापस से सुन ले, एक वेव अगर किसी म्यू मीडियम में
टी के बराबर चल रही है, यानी कि पाथ डिफरेंस किसी वेव का या किन्हीं दो वेव का जो पाथ डिफरेंस है किसी मीडियम के अंदर टी के बराबर है या कि कोई भी वेरिएबल के बराबर है, तो उतना ही पाथ डिफरेंस वैक्यूम में कब आएगा, जब वेव का जो डिफरेंस आएगा वो किसके बराबर आएगा, म्यू टी आएगा। यानी कि वेव जो बेटा पाथ डिफरेंस क्रिएट कर रही है किसी मीडियम में, वो अगर टी के बराबर कर रही है तो वैक्यूम में कब करेगी, जब वो म्यू टी के बराबर चलेगी। तो मैं ये बोल सकता हूं किसी मीडियम में टी चलना बराबर होगा एयर में म्यू टी के बराबर चलना। क्या मेरी बात क्लियर है? 2 पाई बाय लैम्डा 2 पाई बाय लैम्डा, बट यहां पे टी की जगह क्या आ गया बेटा, म्यू टी आ गया। यानी कि बेटा मैं बोल सकता हूं वी कैन से पाथ लेंथ ऑफ डेल्टा एक्स इन मीडियम, डेल्टा एक्स जो पाथ लेंथ है बेटा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वाले में जो डेल्टा एक्स है वो वैक्यूम में म्यू इंटू डेल्टा एक्स के बराबर होगा, वो म्यू इंटू डेल्टा एक्स के बराबर होगा। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। यहां पर ये S1P और S2P में देखोगे तो आप देखना ध्यान से, S1P और S2P इस सेंटर पर ज्योमेट्रिकली बराबर चले, पर ये वाला ऑप्टिकली कितना एक्स्ट्रा चल लिया बेटा, तो देखो ऑप्टिकली ये कितना चला था, म्यू टी, और टी तो ये इसमें भी है और इसमें भी है, तो देखो टी और टी ज्योमेट्रिकल वाला तो टी और टी कॉमन है इसके अंदर, तो एक्स्ट्रा कितना चला सर, म्यू टी में से टी घटा दो, वो एक्स्ट्रा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। वापिस सुन ले क्या बेटा, मैंने बोला कि जो ये टी है बेटा एयर में और ये टी है इसमें क्या बोलते हैं मीडियम में, तो जो एक्स्ट्रा है वो कितना है बेटा, तो अगर इसकी जगह में क्या ले लूं बेटा, वैक्यूम ले लूं, तो जितना ये वेव चली है टी, उसको वैक्यूम में कितना चलना पड़ेगा बेटा, म्यू टी। तो इतनी सी जगह में दिखाई तो दे रहा है कि ये टी चली है, पर मान लो ये म्यू टी चली है और यहां पे कितना चली है बेटा, टी चली है, तो ये एक्स्ट्रा कितना डिफरेंस कितना आएगा बेटा, म्यू टी माइनस टी। तो यहां पर टी कॉमन आ गया, टी कॉमन आएगा बेटा, यहां पे मैंने उल्टा लिख दिया, यहां पे टी कॉमन आएगा, तो टी कॉमन आ गया बेटा म्यू माइनस 1। तो याद रखना बेटा, अगर मैं आपके पास क्या कर रहा हूं, अगर मैं आपके पास क्या कर रहा हूं, एक फिल्म के आगे, एक स्लिट के आगे एक फिल्म लगा दे रहा हूं बेटा, तो उस फिल्म के कारण जो पाथ एक्स्ट्रा है वो दिखाई नहीं दे रहा, वो कितना है बेटा, टी इंटू म्यू माइनस 1, टी इंटू म्यू माइनस 1। यानी कि ये जगह पर बेटा ये वाली वेव यहां पर जो चली है, यहां पर चली है, सब सेम है, लेकिन इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है बेटा, ये वाला ज्यादा चलिए, कितना ज्यादा चली है बेटा, वो चली है टी इंटू म्यू माइनस 1 ज्यादा चली है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि लॉजिकली समझ, बहुत कंफ्यूजिंग चीज है इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, लॉजिकली सोच, ये अगर यहां पे ना होता तो मैं क्या बोलता कि ये चली है S1P, लेकिन इसकी जगह ये जो टी है, टी नहीं चली, टी की जगह कितना चले, म्यू टी चली है, तो यहां पर तो चली केवल टी इतनी सी वेव और यहां पर चली म्यू टी, तो एक्स्ट्रा कितना है बेटा, म्यू टी में से टी घटा दो, तो टी कॉमन आ गया म्यू माइनस 1। यानी कि ये और ये ज्योमेट्रिकली तो बराबर चले हैं, बट इसके कारण जो एक्स्ट्रा पाथ आया वो किसके बराबर आ गया, टी इंटू म्यू माइनस 1। यानी कि सेंटर पोजीशन पर अगर डेल्टा एक्स निकाल तो वो आ गया टी इंटू म्यू माइनस 1। अब लॉजिकली सोच, अगर मेरे पास मुझे चाहिए सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल ब्राइट तब आता है जब डेल्टा एक्स 0 होता है, तो बताओ अगर इस जगह पर ये वेव चल रही थी, इस जगह पे ये वेव चल रही थी, एक्स्ट्रा कौन चली थी, ये वाली वेव ज्यादा बड़ी चली थी। बड़ी क्यों, क्योंकि सर ये दिखने में बराबर है लेकिन इसके होने के कारण म्यू टी ज्यादा चल रही है बेटे, तो ये वेव बड़ी है, तो अगर मुझे इसका और इसका पाथ बराबर करना है तो इसको ज्यादा चलना पड़ेगा, तो जो मेरा सेंट्रल ब्राइट है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो याद क्या रखना है बेटा कि जिस स्लिट के सामने फिल्म लगा देंगे उसकी तरफ क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सिमा शिफ्ट हो जाएगा, उसकी तरफ सेंट्रल ब्राइट जो यहां पे आना था वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स मान लो यहां पे आके 0 हो गया, तो डेल्टा एक्स किसके बराबर है बेटा, S2P माइनस S1P इफेक्टिव। S1P इफेक्टिव मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकल नहीं, टोटल इफेक्टिव कितना चला S1P वाली वेव। तो बताओ S2P में से ये S1P इफेक्टिव कितना है, एक तो S1P ज्योमेट्रिकल और ये ऑप्टिकली कितना एक्स्ट्रा चल रही बेटा, टी इंटू म्यू माइनस 1 एक्स्ट्रा चल रही है। S2P माइनस S1P ज्योमेट्रिकली कितना डिफरेंस आता है बेटा, डी साइन थीटा का डिफरेंस आता है, तो ये आ गया डी साइन थीटा टी म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां से डी, अब थीटा स्मॉल के लिए साइन को क्या लिख सकता हूं, 10 लिख सकता हूं, डी टेन थीटा किसके बराबर है, टी इंटू म्यू माइनस 1 के बराबर। तो यहां से मैंने क्या निकाल लिया बेटा, टेन थीटा को लिख दिया y बाई डी, तो यहां से y निकाल लिया, y मतलब सेंट्रल मैक्सिमा यहां था तो वो कितना शिफ्ट हो गया बेटा, तो वो इतना शिफ्ट क्या हो गया बेटा, हो गया। चाहो तो आप फॉर्मूला याद रख लेना कि अगर मेरे पास में किसी एक फिल्म के सामने
टी थिकनेस का और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या लगा देता हूं, एक फिल्म लगा देता हूं, तो मेरा जो सेंट्रल ब्राइट है वो कितना शिफ्ट हो जाएगा, वो इतना शिफ्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अब अगर मुझसे पूछा जाए कि अगर मुझे पी पॉइंट पर मैक्सिमा चाहिए तो पी पॉइंट पर डेल्टा एक्स किसके बराबर है, तो डेल्टा एक्स सर इसके बराबर। ये किसके बराबर है सर, डी टेन थीटा माइनस टी म्यू माइनस वन, इसके बराबर है। तो टेन थीटा डी वाई बाई टी, तो देख ध्यान से, डी वाई बाई डी टेन थीटा हो गया, माइनस ये वाला जो पार्ट डिफरेंस है ये आ गया, इज इक्वल टू मैक्सिमा के लिए एन लेमडा के बराबर, मिनिमा के लिए 2n माइनस वन लेमडा बाई 2 के बराबर। यानी कि अगर मुझे किसी पी पॉइंट पर सेंट्रल मैक्सिमा चाहिए तो डेल्टा एक्स ये आया, तो डेल्टा एक्स इसके अंदर कितना आ जाएगा, सिंपल डेल्टा एक्स आ जाएगा बेटा आपके पास डी टेन थीटा माइनस टी इंटू म्यू माइनस वन, और तो डेल्टा एक्स किसके बराबर आ गया बेटा, डी वाई बाई डी माइनस टी इंटू म्यू माइनस वन। अगर मुझे किसी जगह पर सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन निकालनी है, सेंट्रल मैक्सिमा मतलब जहां पर पार्ट डिफरेंस जीरो होता है, पार्ट डिफरेंस जीरो कर दो तो मेरे पास वाई मिल जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन। मुझे किसी पॉइंट पर मैक्सिमा निकालना है तो इस पूरे डेल्टा एक्स को एन लेमडा के बराबर कर दो, और मुझे मिनिमा निकालना है किसी पॉइंट पर तो इस पूरे पार्ट डिफरेंस को 2n माइनस वन लेमडा बाई 2 के बराबर कर दो। खत्म कहानी, सारे के सारे आंसर आ जाएंगे। तो जहां पर मैं डी वाई बाई डी को एन लेमडा, डी वाई बाई डी को 2n माइनस वन लेमडा बाई 2 के बराबर कर रहा था, अब की बार डी वाई बाई डी में से क्या घटा दो, टी म्यू माइनस वन और घटा दो, एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा हमने सीखा अब तक। ठीक है, अगर मैंने बोला जिस स्लिट के आगे फिल्म लगेगी उधर की तरफ सेंट्रल ब्राइट शिफ्ट हो जाएगा। उसके अलावा बेटा कितने फ्रिंजेस यानी कि कितने डार्क या कितने ब्राइट सेंट्रल लाइन को क्रॉस कर जाएंगे इस फिल्म के लगाने की वजह से, तो उसका फॉर्मूला कितना है बेटा, वाई सी बी, कितना ये शिफ्ट हो गया अपॉन में बीटा। बीटा क्या है, फ्रिंज विड्थ, और बीटा जो है बेटा ये फिल्म के कारण चेंज नहीं होता है, बीटा जो पहले बीटा था वही बीटा रहेगा, फ्रिंज विड्थ वही रहेगा आपके पास। और अगर थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाना हो, एडवांस लेवल पे जाना हो, तो दोनों स्लिट के सामने फिल्म लगा सकता है। दोनों स्लिट में बेटा जिसका टी म्यू माइनस वन ज्यादा होगा, यानी कि टी वन म्यू वन माइनस वन, टी टू म्यू टू माइनस वन, तो जो S2P और S1P जो दिखने में है वो तो D साइन थीटा के बराबर होते ही हैं, पर ये एक्स्ट्रा कितना चल रहा है, ये एक्स्ट्रा चल रहा है T इंटू म्यू माइनस वन, और ये एक्स्ट्रा कितना चल रहा है T इंटू म्यू माइनस वन, इसका T इंटू म्यू माइनस वन जो हमें दिख नहीं रहा। तो डेल्टा एक्स आएगा S2P इफेक्टिव माइनस S1P इफेक्टिव। S2P इफेक्टिव कितना आएगा, S2P ज्योमेट्रिकल प्लस में जो एक्स्ट्रा चला, एक्स्ट्रा कितना चला, जो ऑप्टिकल एक्स्ट्रा चला है वो हमें दिखानी है, वो कितना चला है T2 इंटू म्यू टू माइनस वन, T2 इंटू म्यू टू माइनस वन। S1P इफेक्टिव कितना है, S1P ज्योमेट्रिकल, और एक्स्ट्रा कितना चला है T1 इंटू म्यू वन माइनस वन। ठीक है जी, तो डेल्टा एक्स हमने निकाल लिया। S2P माइनस S1P जो ज्योमेट्रिकल होता है बेटा उसमें डिफरेंस कितना आता है, D साइन थीटा का, और D साइन थीटा को हम लिख सकते हैं D टेन थीटा, और D टेन थीटा को लिख सकते हैं बेटा हम कितना, dy बाई डी। तो अगर मुझे निकालना है कि मेरा डेल्टा एक्स जीरो कहां आएगा, डेल्टा एक्स जीरो का मतलब मेरी वो पोजीशन जहां पे सेंट्रल ब्राइट आएगा, तो जो y हो गया वो कौन सा हो गया, सेंट्रल ब्राइट की पोजीशन हो गई। तो सेंट्रल ब्राइट की पोजीशन यहां से मैं निकाल सकता हूं, इसको जीरो के बराबर करें। डेल्टा एक्स को जीरो पुट करने का मतलब क्या है, मैंने जो y पोजीशन निकाली है वो किसकी निकाली है, सेंट्रल ब्राइट की पोजीशन निकाली है। खत्म कहानी। इसी केस में अगर मुझे क्या निकालना हो, किसी P पॉइंट पर फर्स्ट मैक्सिमा निकालना हो, सेकंड मैक्सिमा निकालना हो, थर्ड मैक्सिमा निकालना हो, तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी प्लस में ये वाला सारा चीज इज इक्वल टू एन लेमडा के बराबर कर देंगे, मैक्सिमा की कंडीशन आ जाएगी। ये पूरी की पूरी चीज अगर मैं 2n माइनस वन लेमडा बाई 2 के बराबर कर दूंगा तो मिनिमा की कंडीशन आ जाएगी। आसान चीज है, धैर्य से क्लास नोट जरूर पढ़ लेना आपने, मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं बेटा। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते आगे देखना बेटा, फिल्म इंटरफेरेंस क्या होता है बच्चा। चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, पर उसके जो अपने रह गए थे शायद अब हो जाए अपने से। आइए देखो ध्यान से बेटा, एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, वेवलेंथ लैम्डा है, व्हेन अ ग्लास म्यू ऑफ थिकनेस x लैम्डा इज इंट्रोड्यूस्ड, इज ऑफ थिकनेस x लैम्डा, ठीक है जी, इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ द वन स्लैब इंटरफेरिंग, द इंटेंसिटी एट द पोजीशन वेयर द सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा occurred previously remains unchanged, the value of x will be। इसने बोला क्या बोलते हैं, इन YDSC में ना बेटा वेवलेंथ लैम्डा यूज करी है, म्यू जो है प्लेट का वो 1.5 है, और थिकनेस जो है बेटा प्लेट की वो x लैम्डा है आपके पास। अब इसने बोला जब हमने उसको लगा दिया तो द इंटेंसिटी एट द पोजीशन वेयर द सेंट्रल मैक्सिमम ऑकर्ड प्रीवियसली, जहां पर पहले सेंट्रल मैक्सिमम था, यानी कि भाई यहां पे इस जगह की बात हो रही है, इस जगह की बात हो रही है बेटा, तो इस जगह में देखो एक वेव यहां से आई, एक वेव यहां से आई, तो जो डेल्टा एक्स निकल के आएगा बेटा वो निकल के आएगा बच्चा, डेल्टा एक्स निकल के आएगा, ये और ये ज्योमेट्रिकली तो बराबर है, पर ये एक्स्ट्रा कितना चलिए बेटा, वो एक्स्ट्रा चलेगी टी इंटू म्यू माइनस वन, तो ये डेल्टा एक्स आ गया बेटा। तो
इस जगह पर जो इंटेंसिटी है बेटा वो रिमेन अनचेंज, चेंज नहीं हुई। यानी कि पहले भी यहां मैक्सिमा बन रहा था, अब भी यहां मैक्सिमा बन रहा है। यानी कि जो डेल्टा एक्स है वो एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए आपके पास। अब टी की वैल्यू किसके बराबर है? एक्स इंटू लैम्डा। ये म्यू माइनस 1 आ गया और ये एन इंटू लैम्डा आ गया, तो लैम्डा से लैम्डा कट चुका है, तो यहां पे आ गया एक्स इंटू म्यू की वैल्यू 1.5, तो ये आ गया 1.5 माइनस 1 इज इक्वल टू एन की वैल्यू आ गई। तो बेटा आपके पास एक्स इंटू ये आ गया 1/2 इज इक्वल टू एन आ गया, तो x इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 2n आ गया। तो x की वैल्यू कितनी हो सकती है बेटा? n की वैल्यू 1 डालोगे तो यस x की वैल्यू, अगर आप n की वैल्यू कितनी हो सकती है बेटा आपके पास? 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, तो 2 4 ये सारी वैल्यूज लेगा, तो 2 4 में बेटा a की वैल्यू है 2, तो बी ऑप्शन आना चाहिए। देखो बी ऑप्शन आपके पास आंसर सही आ रहा है बच्चा, एकदम बढ़िया, शाबाश, अति उत्तम। आगे देखते हैं बेटा, कुछ होमवर्क भी कर लेना बेटा। कुछ और दिख रहा है कि कुछ अलग वाला? कुछ अलग नहीं है, ये सारे होमवर्क कर सकते हो आप। चलिए, तो अब देखो ध्यान से, अब आता है आपके पास थिन फिल्म इंटरफेरेंस। थिन फिल्म इंटरफेरेंस क्या होता है? ध्यान से देखिएगा बेटा। टाइम क्या हो गया भाई? अरे भाई सब 12:01 हो चुका है। हमारा तो न्यू ईयर ऐसे ही जा रहा है। हम रिकॉर्ड कर रहा है 1 जनवरी, अब 2 जनवरी हो गया है। चिल्लाते चिल्लाते 1 जनवरी से 2 जनवरी हो गया है। रात के 12 बजे रिकॉर्ड कर रहा है क्योंकि कल ये लेक्चर जाना है, कर देता है। आ जाओ, देखो ध्यान से, थिन फिल्म इंटरफेरेंस क्या होता है? कई बार आप देखते हो कि किसी फ्लोर पे या किसी कांच की प्लेट पर पानी वानी बिखरा है या ऑयल वॉयल बिखरा है, तो उस पर रंग बिरंगे कलर आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं बेटा? वो हमें दिखाई देते हैं, आते नहीं, वो हमें दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि जो लाइट उसके ऊपर पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कई सारी वेव्स इंटरफेयर होकर हमारी आंखों में क्या बना रही है? पैटर्न बना रही है। उस इंटरफेरेंस में अगर मैक्सिमा मिनिमा बन रहे हैं तो एक कुछ रंग बिरंगे कलर दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है बेटा? ध्यान से देखिएगा। अगर रे, याद रखना बेटा, मान लो ये एयर और वाटर है, तो ये रेयर हो गया, ये डेंसर हो गया। तो अगर जो रे है वो रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही थी और रिफ्लेक्ट हुई, तो इस वाली वेव में एक पाथ डिफरेंस का चेंज आएगा। कितने का बेटा? λ/2 का। ये क्या बात हुई? कभी याद करना, वेव में पढ़ा होगा कि फिक्स्ड एंड से जब रिफ्लेक्शन होता था, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड, तो एक पल्स ऐसे आती थी और जाते वक्त उल्टी हो जाती थी। यानी कि जो फेज डिफरेंस है वो पाई का चेंज आ जाता था। फेज डिफरेंस में पाई का चेंज आना मतलब पाथ डिफरेंस में λ/2 का चेंज आना। यानी कि जब जब रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो ऐसी बाउंड्री से हो रहा है कि पहले रेयरर थी बाद में डेंसर है, यानी कि रेयरर से डेंसर जाते वक्त अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो जो फेज डिफरेंस है या पाथ डिफरेंस है उसमें चेंज आएगा। फेज डिफरेंस में पाई का चेंज आएगा और पाथ डिफरेंस में λ/2 का चेंज आएगा। यानी कि ये वेव जितना चल रही है, जितना दिखाई दे रही है वो तो है ही, पर इसमें λ/2 और जुड़ जाएगा। यानी कि BC जो है वो BC ज्योमेट्रिकली तो इतनी है, लेकिन एक्चुअल में कितने है बेटा? BC प्लस में λ/2, जो कि इसकी वजह से आया है, रिफ्लेक्शन की वजह से। क्या मेरी बात क्लियर है? अब ध्यान से देख, जैसे मान ले एक वेव आ रही थी यहां पे बहुत सारी, एक वेव ऐसे आई, ये टकराई और यहां चली गई, यहां पे अपना ऑब्जर्वर बैठा है, और एक वेव आई ऐसे, अब रिफ्रैक्शन हो गया, ये आगे चली गई, फिर ये आगे चली गई, फिर ये आगे चली गई। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ हाँ हाँ। अब ध्यान से देखना बेटा, यहां पे एक फॉर्मूला थोड़ा सा गलत लिखा है मैंने, यहां पे आएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R आएगा और यहां पर भी R आएगा। ध्यान से देखिएगा बेटा, आपके पास ये वेव, इसमें रिफ्रैक्शन हो गया, तो ये रिफ्रैक्शन हो गया और इस बाउंड्री पे जाके रिफ्लेक्शन हो गया। तो देखो ये बाउंड्री कैसी है बेटा? डेंसर और फिर ये रेयरर है, तो डेंसर से रेयरर वाली बाउंड्री में रिफ्लेक्शन होगा तो कोई फेस चेंज नहीं आएगा। यहां पे ये लिखा हुआ है बेटा मैंने, अगर डेंसर से रेयरर वाली बाउंड्री पर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कोई चेंज नहीं आएगा पाथ डिफरेंस और फेस डिफरेंस में। और अगर मेरे पास क्या है बेटा, रेयरर से डेंसर वाली बाउंड्री में रिफ्लेक्शन हो रहा है तो चेंज आएगा इसमें पाथ में या फेस में। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर ये वेव ऐसे आई, यहां पर रिफ्लेक्शन हुआ, तो जो दिखाई दे रहा है बस वही वेव है, इसमें कोई एक्स्ट्रा λ/2 ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो रिफ्लेक्शन है वो डेंसर से रेयरर वाली बाउंड्री में हो रहा है। तो अगर मैं डेल्टा एक्स देखूं किन दो वेव का बेटा, जो भी वेव आ रही है, तो देखो ध्यान से, एक वेव आई AB चली, BC चली और एक λ/2 एक्स्ट्रा चली, तो देख डेल्टा एक्स जो है वो कितना है? AB, फिर ये BD, फिर ये DE और फिर ये DF EF। तो देख AB प्लस BD मीडियम में जितना चली है, फिर DE जो मीडियम में चली है, फिर जो EF ही आगे चली है। सही बात है सर। उसके बाद माइनस में कौन सी वाली वेव? ये वाली वेव। ये वाली वेव कितनी है बेटा? AB प्लस में BC।
अब देख ध्यान से देखना, बड़ी अच्छी चीज है। देख एक तो ये वेव है, ये पूरी 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 एक ये वाली ये तो ये दो वेव अपनी आंखों में गिर रही है, अपनी आंखों में अल्टीमेटली ये और ये गिर रही है। तो यानी कि एक वेव तो केवल इतना चली है और एक वेव ये और ये एक्स्ट्रा चली है। ये तो दोनों में सेम ही आए हैं, ये तो इंसिडेंस है। तो ध्यान से देखिए बेटा, माइनस में क्या कर दिया बेटा, ए बी माइनस बी सी कर दिया। एक तो ये बड़ी वाली वेव ए से बी से डी से ई से एफ, ये पूरी वेव, और एक ए से बी और बी से सी, इतना। तो बताओ ए बी से ए बी कट गया। अब ये बी डी जो है वो मीडियम में चलिए, बी डी कितना है बेटा, ये अगर टी है, थिकनेस टी है, तो ये कितना होगा टी कॉस आर, कितना होगा टी कॉस आर। पर ये मीडियम में चल रही, तो मीडियम में कितना है, म्यू मीडियम है, तो म्यू टी कॉस आर। तो ये आ गया बेटा म्यू टी कॉस आर, कॉस आर। ये अगला वाला भी कितना है बेटा, म्यू टी कॉस आर, क्योंकि ये एंगल आर है तो ये भी एंगल आर है, क्योंकि ये क्या है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होंगे। यस। अब बताओ ई एफ, भाई यहां से लेके यहां गई है, कोई रिफ्लेक्शन थोड़ी हो रहा है जो फेज में चेंज देखेंगे, हम देखेंगे नहीं। तो ई से एफ बेटा, ई से एफ आ गई, सही है। अब देख यहां पर ए से बी आई, ए से बी वो तो कट ही गया था। बी से सी में क्या है बेटा, एक तो बी से सी वाली वेव और एक कितना है बेटा, लैम्डा बाई 2 और जुड़ रही है, क्योंकि जो दिख नहीं रही। लैम्डा बाई 2 कौन सी बेटा, जो इसमें टकराने की वजह से, रेयर से डेंसर में टकराने की वजह से इसमें क्या ऐड होगा बेटा, एक लैम्डा बाई 2 ऐड होगा, जो हमें दिखाई नहीं दिया। तो देख बीडी मीडियम म्यूटी कोसार, म्यूटी कोसार, ईएफ और जो बीसी है ज्योमेट्रिकली तो बराबर है ना बेटा, तो ईएफ और बीसी वैसे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बीसी में तो एक क्या बचा, लैम्डा बाई 2 बचा, और ईएफ और ये क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो देख नेट डेल्टा एक्स किसके बराबर है, 2 म्यूटी कोसार माइनस लैम्डा बाई 2। यानी कि थिन फिल्म इंटरफेरेंस के अंदर अगर तुम रिफ्लेक्शन देख रहे हो दो वेव्स का, तो उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस आएगा वो किसके बराबर आएगा, 2 म्यूटी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2। एक बात याद रखना बेटा, इफ कॉस आर या फिर इफ आर इज नॉट गिवन, या ये एंगल थीटा वगैरह कुछ गिवन नहीं है, और थीटा इज नॉट गिवन, टेक आर अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री, तो डेल्टा एक्स किसके बराबर जाएगा बेटा, 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2। खत्म कहानी। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है बेटा कि जब थिन फिल्म इंटरफेरेंस होता है तो रिफ्लेक्शन साइड के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा पाथ डिफरेंस वो आएगा 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2। और अगर आपको मैक्सिमा बनाना है तो 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2 को एन लैम्डा के बराबर पुट कर देना, और अगर आपको मिनिमा बनाना है तो 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2 को 2 एन माइनस 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर पुट कर देना, मिनिमम की कंडीशन पुट कर देना, आपको आंसर मिल जाएंगे। खत्म कहानी। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे आते हैं बेटा डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा, कि जब भी लाइट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट से, किसी पार्टिकल से, किसी अपर्चर से टकराती है तो वो बेंड हो जाती है, और बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो यहां पर क्या है बेटा, एक ये गोला है या एक स्लिट है बेटा, ये अगर स्लिट है बेटा तो एक्सपेक्टेड क्या था कि लाइट केवल यहां तक आए, जो ये लाइट केवल यहां तक आए और यहां पर क्या बने, शेडो बने। लेकिन देखा गया कि लाइट बाहर तक फैली है, इसका मतलब लाइट बेंड हुई है। लाइट क्या हुई है बेटा, बेंड हुई है। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं बेटा, हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं। अगर कोई पूछे कि कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन क्या होगा, डिफ्रैक्शन होने की कंडीशन क्या है बेटा, तो जब भी डिफ्रैक्शन आपको ऑब्जर्वेबल चाहिए, कि आपको ऑब्जर्व होने लायक डिफ्रैक्शन कब होगा बेटा, जब जो भी वेव है, चाहे वो साउंड वेव हो, लाइट वेव हो, कैसी भी वेव हो, उसकी जो वेवलेंथ है बेटा और जो पार्टिकल का साइज है जिससे वो टकरा रही है वो क्या हो, सिमिलर हो, या उनका साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो। जैसे कि अपने जो लाइट की वेवलेंथ होती है बेटा वो 10 की पावर -7 मीटर के ऑर्डर की होती है, 10 की पावर -7 मीटर के ऑर्डर की होती है, जो कि बहुत छोटा है। यानी कि जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है बेटा वो 10 की पावर -7 मीटर के ऑर्डर का है, और रियल लाइफ में जो ऑब्जेक्ट है उनकी जो रेडियस है वो बहुत बहुत छोटी भी ले लोगे तो कितनी लोगे, 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, यही तो रेडियस मिलेंगे आपको। बहुत छोटी छोटी भी ले लोगे तो 1 मिलीमीटर की भी 10 की पावर -7 मीटर के हिसाब से तो बहुत बड़ा ना 1 मिलीमीटर। तो बेटा अपनी रियल लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो साइज है वो लाइट की वेवलेंथ से काफी ज्यादा बड़ा होता है, कंपेरेबल नहीं होता है। इसलिए लाइट का जो डिफ्रैक्शन है वो जनरली नहीं देखा जाता, पर साउंड का डिफ्रैक्शन इजीली देख पाओगे आप। आप सोचिए ध्यान से कि अगर एक दीवार है, ये एक दीवार है, यहां पे एक दीवार है, यहां पे एक आदमी खड़ा है, यहां पे मैं गप्पे मार रहा हूं, तो इधर वाला खड़ा आदमी मेरी बातें सुन पा रहा है, जबकि वेव तो मैंने ऐसे जनरेट करी है।
वेव मैंने ऐसे जनरेट करी है, फिर भी यहाँ पे बेंड होके वेव मेरी कुछ यहाँ पर भी गई है, तभी तो उसके कानों में वेव गई है, तभी तो उसको सुनाई दिया है बेटा आपके पास। यानी कि बेटा आपके पास क्या होता है, वेव क्या होती है बच्चा, जो साउंड वेव है वो ज्यादा डिफ्रेक्शन शो करती है, क्योंकि साउंड वेव की जो वेवलेंथ है वो बड़ी होती है, कंपेरेबल होती है रियल लाइफ जो ऑब्जेक्ट्स है उनके साइज के हिसाब से। लेकिन जो लाइट की वेवलेंथ है वो रियल लाइफ जो ऑब्जेक्ट्स अपने को दिखते हैं वो बहुत उसके हिसाब से वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या है, बहुत छोटी है, इसलिए डिफ्लेक्शन जनरली से ऑब्जर्व नहीं होता। किसका? लाइट का। क्या मेरी बात क्लियर है? देख लेना जो लिखा हुआ है। इसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा, अपने सिलेबस में डिफ्लेक्शन जो है फ्रोन ऑफर डिफ्लेक्शन होता है बेटा। फ्रोन ऑफर डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, कि एक सिंगल स्लिट है, सिंगल स्लिट से जो स्क्रीन है बेटा वो बहुत दूर है, यानी कि जो स्लिट है और उससे जो स्क्रीन उनके बीच की दूरी क्या है, बहुत ज्यादा है, तो उसको डिफ्लेक्शन क्या बोला जाता है बेटा, फ्रोन ऑफर डिफ्लेक्शन बोला जाता है। मुझे अल्टीमेटली आपको एक चीज सिखानी है कि ये होती है बेटा स्लिट विड्थ। एक ही यहाँ पे स्लिट है, एक स्लिट है केवल, इस स्लिट की जो चौड़ाई है बेटा वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो जो स्लिट विड्थ है बेटा वो है ए। तो याद रखना आपको मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं मिनिमा की बात करूं, यहां पर मैक्सिमा और मिनिमा को सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमा बोल देते हैं, कुछ फर्क नहीं है, वही मैक्सिमा मिनिमा है। बस सेकेंडरी मैक्सिमा सेकेंडरी मिनिमा क्यों बोला, क्योंकि यहां पर जो एक मेन मैक्सिमा है वो सेंटर पे बनता है। सेंटर पे क्या बनता है, मेन मैक्सिमा बनता है, उसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट। वो सेंट्रल ब्राइट बाकी ब्राइट से अलग होता है, इसलिए बाकी ब्राइट्स को सेकेंडरी ब्राइट बोल दिया, सेकेंडरी मैक्सिमा बोल दिया। ठीक है, तो याद रखना यहां पर सेकेंडरी मिनिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है वो याद रखनी है बेटा आपके पास। तो याद रखना मेरे बच्चे, पोजीशन ऑफ मिनिमा ये होती है एन लैम्डा डी बाई ए, एन लैम्डा डी बाई ए, एन लैम्डा डी बाई ए। और एंगुलर पोजीशन चाहिए तो कैपिटल डी को गायब कर दो, एन लैम्डा बाई ए। ये क्या हो गई बेटा, मिनिमा की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है बेटा, मिनिमा की, एनथ मिनिमा की कंडीशन है मेरे बच्चे ये वाली। और अगर मैं मैक्सिमा की बात करूं बेटा, तो मैक्सिमा की कंडीशन बेटा ये है y इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा डी बाई 2a। माइनस मत लगाना है, यहाँ पे 1 प्लस से शुरू करना है। यहां पर आपके पास क्या होगा बेटा, ऑब्वियसली n की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू सो ये सब चालू होंगी। यहां पर भी बेटा n की वैल्यू 1 2 3, n की वैल्यू कितना है बेटा 1 2 3 अप टू सो, ये सब चालू होंगे बेटा आपके पास। यानी कि पहला मिनिमा कहां मिलेगा, पहला मिनिमा मिलेगा लैम्डा डी बाई ए दूरी पर, पहला मिनिमा मिला, नीचे भी इतनी दूरी पर पहला मिनिमा मिला। पहला मैक्सिमा कब मिलेगा बेटा, 3 लैम्डा डी बाई 2a पर ऊपर और 3 लैम्डा डी बाई 2a पर नीचे। यानी कि पहला मैक्सिमा पहला मिनिमा की पोजीशन और एंगुलर पोजीशन निकालनी हमें आ गई है। इसके लिए भी अगर थीटा निकालना पड़ जाए तो कैपिटल डी को क्या कर देना, गायब कर देना, आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फॉर्मूले याद होने चाहिए हर हालत में। आगे देखिए बेटा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्या होता है बेटा, ये पहला मिनिमा मिला बेटा, पहला डार्क, और ये पहला डार्क यहां मिला, तो ये जो पूरी जगह है बेटा इसको क्या बोल दिया हमने, ये बोल दिया सेंट्रल ब्राइट। ये यहां पे क्या था, हर जगह ब्राइट था टोटली, तो यानी कि बेटा ये क्या है, सेंट्रल ब्राइट की पोजीशन है। तो सेंट्रल ब्राइट बेटा कितना होता है, ध्यान से देखना बेटा, ये जो दूरी है बेटा वो है आपके पास डी लैम्डा बाई ए, ये दूरी भी कितनी है बेटा, डी लैम्डा बाई ए। तो बेटा बीटा सेंट्रल ब्राइट का देखो, दो लगातार दो मिनिमा है कि नहीं है, यस सर लगातार दो मिनिमा है। लगातार दो मिनिमा के बीच में जो विड्थ है, ये सेंट्रल ब्राइट की जो विड्थ है इसे बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट वो किसके बराबर होती है बेटा, 2d लैम्डा बाई ए होती है। पर बाकियों का बीटा जो होता है वो होता है डी लैम्डा बाई। इसके बाद सारे जो डार्क ब्राइट मिलेंगे वो कितनी दूरी पर मिलेंगे बेटा, डी लैम्डा बाई ए दूरी पर मिलेंगे। यानी कि फर्स्ट डार्क और सेकेंड डार्क के बीच की दूरी देखोगे तो वो डी लैम्डा बाई ए के बराबर होगी। पर फर्स्ट और फर्स्ट डार्क क्या कह लो, सेंट्रल वाली जो जगह है ब्राइट है वो सबसे ज्यादा चौड़ा होता है, वो कितना होता है बेटा, 2d लैम्डा बाई ए। एंगुलर पोजीशन निकालनी हो तो अगेन कैपिटल डी को गायब कर दो, आपके सारे आंसर आ जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है, सही है बेटा। यानी कि यहां पर सेंट्रल ब्राइट ज्यादा चौड़ा है, बाकी सारे क्या हैं, बराबर बराबर होते हैं। आ जाइए जी, इसके बाद आता है बेटा पोलराइजेशन। बहुत खूबसूरत स्लाइड मैंने बनाई है। पोलराइजेशन क्या होता है बेटा, आप देखिए ध्यान से, आपको पता है जो लाइट है वो क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे मिलकर बनती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनती है। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। यहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा ही नहीं कर रहा। यहां पर सोचो एक लाइट ऐसे जा रही है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रहा था। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे भी तो हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रहा हूं, दोनों इस एंगल पे हो। ऐसे भी तो हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो। ऐसे भी तो हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो, मैग्नेटिक। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
इधर जाने वाली वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी वाइब्रेट कर सकता है, ऐसे भी वाइब्रेट कर सकता है, ऐसे भी वाइब्रेट कर सकता है। यानी कि अगर एक लाइट वेव ऐसे जा रही है तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी। यानी कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है उसे बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं बेटा? अनपोल। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे भी कर रहा है, ऐसे भी कर रहा है इस प्लेन में, और वेव ऐसे चल रही है। तो इसको दिखाने का तरीका क्या होता है बेटा? देखो, वेव ऐसे भी वाइब्रेट कर रही है ऊपर नीचे, और ये डॉट का मतलब क्या है बेटा? अंदर अंदर बाहर भी वाइब्रेट कर रहा है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे ऐसे भी कर रहा है, ऐसे ऐसे भी कर रहा है, ऐसे ऐसे भी कर रहा है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, लाइट क्या है, सारी लाइट इधर जा रही है, तो ये बहुत सारी वेव इधर जा रही है। हो सकता है किसी एक वेव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा हो, किसी दूसरी वेव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा हो, किसी तीसरी वेव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा हो। अरे वेव जा तो इधर ही नहीं है सारी की सारी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर प्लेन में कहीं भी हो सकता है ना बेटा। हाँ, तो ये होती है बेटा अनपोलराइज्ड लाइट। दिखाने का तरीका ये होता है। पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या होता है कि अगर वेव इधर जा रही है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करे, उसे बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है केवल, और वेव ऐसे चल रही है, तो यानी कि ये कौन सी लाइट है बेटा? पोलराइज्ड। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, और ये कौन सी लाइट है बेटा? पोलराइज्ड लाइट हो गई। केवल एक डायरेक्शन में क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेशन करेगा। ये पोलराइज लाइट हो गई। दिखाने का तरीका देखो, एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है। एक होता है बेटा पोलराइजर, एक होता है एनालाइजर। पोलराइजर और एनालाइजर सेम ही चीज है बेटा। यानी कि इस किताब को ही मैंने पोलराइजर बोल दिया, इसी को मैंने एनालाइजर बोल दिया, पर इसका जो काम है वो डिफरेंट डिफरेंट है। यानी कि पोलराइजर क्या करता है बेटा? पोलराइजर क्या करेगा? अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करेगा। जब भी एक लाइट जो अनपोलराइज्ड है वो एक पोलराइजर के थ्रू पास होगी, एक टर्मोलाइन क्रिस्टल जो पोलराइजर होता है वो टर्मोलाइन क्रिस्टल से मिलकर बना होता है, या निकोल प्रिज्म से मिलकर बना होता है। तो निकोल प्रिज्म या टर्मोलाइन क्रिस्टल से पहली बार जब अनपोलराइज्ड लाइट पास होगी तो वो पोलराइज्ड हो जाएगी, अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइज्ड हो जाएगी, और इंटेंसिटी सीधे सीधे क्या हो जाएगी बेटा? हाफ हो जाएगी। याद रखना, अनपोलराइज्ड लाइट की जो भी इंटेंसिटी है, पोलराइजेशन के बाद एक बार पोलराइजर रखा तो पोलराइज होने के बाद जो छन के जो लाइट आएगी, छलनी से जो छन के जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? आधी होगी। यानी कि देखो ध्यान से, यहां पर क्या है? अनपोलराइज्ड लाइट है, ये पोलराइजर रखा है। पोलराइजर हो या एनालाइजर हो, इसकी एक एक्सिस होती है, जैसे खिड़की, जैसे मान लो ये खिड़की है, उसमें एक ऐसे जाली लगी हुई है, तो ये इधर वाली वाइब्रेशन को जाने देगा, बाकी सारी इधर 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 ये सारी वाइब्रेशन को कैंसिल कर देगा। यानी कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, और मेरा पोलराइजर की जो एक्सिस है वो ऐसे है। तो यानी कि पोलराइजर कह रहा है कि मेरी ऑप्टिकल एक्सिस ऐसे है, इसका मतलब मैं ये वाली वाइब्रेशन को पास होने दूंगा, केवल ये वाली जो इधर वाली है वो कैंसिल आउट कर दूंगा। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में है, यानी कि जिन भी वाइब्रेशन का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये कंपोनेंट को पास होने देगा और ये कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देगा, ब्लॉक कर देगा, अगर एक्सिस मेरी ऐसे है तो ऑप्टिकल एक्सिस का मतलब होता है कि जिस एक्सिस के अलोंग जो मेरी लाइट है वो छनके जाएगी, पास होगी। तो मैंने देखा कि अगर मेरी ये अनपोलराइज लाइट थी आई नोड की, ये मेरी ऑप्टिकल एक्सिस है, तो छलने के बाद लाइट केवल इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगी, लेकिन इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा? सीधे सीधे आधी हो जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो पोलराइजर तो सीधे सीधे क्या करेगा बेटा? अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कर देगा, इंटेंसिटी सीधे सीधे क्या कर देगा? आधी कर देगा। एंगल चाहे कितना भी घुमा ले, मान ले तूने एक अनपोलराइज लाइट ली, बीच में पोलराइजर रखा, वहां पर तू खड़ा हो गया, अब पोलराइजर को बैठ के घुमाई जा, कितना भी घुमा ले कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो इंटेंसिटी छन के आने वाली है वो तो आई नोड बाई 2 आने वाली है, आधी आने वाली है, वो चेंज नहीं होगी एंगल बदलने से, यानी कि ऑप्टिकल एक्सिस को घुमाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। पर अगर मैं बात करूं, एक पोलराइज्ड लाइट आ रही है ऐसे ऐसे, और एक दोबारा से एक पोलराइजर रख दिया, तो उस अगर एक पोलराइजर के अंदर जो लाइट आ रही है वो पोलराइज लाइट आ रही है, तो इसको पोलराइजर नहीं बोलेंगे, इसको एनालाइजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनालाइजर। तो एनालाइजर क्या काम करता है बेटा? एनालाइजर काम करता है, एनालाइजर के अंदर इनपुट भी पोलराइज लाइट है, आउटपुट भी पोलराइज लाइट है। दोबारा सुन ले, एनालाइजर के अंदर इनपुट डालने वाली है जो लाइट डल रही है वो भी पोलराइज्ड है, और निकलने वाली लाइट भी क्या है? पोलराइज्ड लाइट है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ध्यान से देखो बेटा, अगर ये एनालाइजर ऐसे रखा है और मेरी वाइब्रेशन ऐसे हो रही थी, मेरी वाइब्रेशन ऐसे हो रही थी, मेरी वाइब्रेशन ऐसे हो रही है, और ये एनालाइजर ऐसे रखा है, यानी कि मेरे पास जो लाइट आ रही है वो पोलराइज्ड है, वो ऐसे हो रही है, और इस पोलराइजर या एनालाइजर की जो एक्सिस है वो ऐसे है। तो जो ये मेरी पोलराइज लाइट, इसका केवल ये कंपोनेंट पास हो पाएगा, निकलने वाली लाइट ऐसे हो जाएगी, ऐसे से वाइब्रेट करेगी। सही बात है सर? तो लेकिन एक बात याद रखना कि जब भी पोलराइज्ड लाइट किसी पोलराइजर से पास होगी
तो निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी होगी बेटा इनपुट इंटेंसिटी, यानी कि आई नोड इंटेंसिटी अंदर जा रही थी तो आई नोड कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा मतलब ये जो लाइट इनपुट लाइट है वो वाला और ऑप्टिकल एक्सिस के बीच का एंगल, यानी कि मेरी लाइट ऐसे आ रही थी, ये मेरी ऑप्टिकल एक्सिस ऐसे है, तो ये लाइट छलने के बाद ऐसे आएगी सिर्फ, तो इस छलने वाली लाइट की जो इंटेंसिटी होगी कितनी होगी, इस लाइट की इंटेंसिटी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये आई नोड इंटेंसिटी कौन सी, इनपुट इंटेंसिटी ऐसा मान लो। तो फॉर्मूला ये मत याद रखना आई नोड के टर्म में, फॉर्मूला याद रखना आई आउटपुट इंटेंसिटी कितनी होगी बेटा, इनपुट इंटेंसिटी इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा थीटा। बस कंडीशन क्या है बेटा, ये भी लाइट पोलराइज्ड है, ये भी लाइट पोलराइज्ड है, ऐसा नहीं कि अनपोलराइज्ड लाइट है। अनपोलराइज्ड लाइट होगी तो सीधी सीधी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी बेटा 1/2 हो जाएगी, लेकिन अगर पोलराइज्ड लाइट है तो वो किसी एंगल पे डिपेंड करेगी, कितना एंगल से ऑप्टिकल एक्सिस और लाइट के बीच में जो एंगल कितना है वो कितना बना हुआ है, उस बात पे आउटपुट इंटेंसिटी डिपेंड करेगी। ठीक है, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ मॉल्स, मॉल्स बोलते हैं ना, हाँ मॉल्स लॉ बोल लो, है ना, मॉल्स लॉ ही बोलते हैं, ठीक है मॉल्स लॉ, ठीक है। तो इसके बाद आता है बेटा एक ब्रूस्टर लॉ, है ना। ब्रूस्टर लॉ क्या होता है बच्चा आपके पास, ब्रूस्टर लॉ ने क्या बोला कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही थी तो उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो गया। अगर मैं इंसिडेंट लाइट को, मैंने इंसिडेंट लाइट कैसे दिया, अनपोलराइज्ड, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ये कैसी लाइट है बेटा मेरे पास, अनपोलराइज्ड लाइट है। अगर मैंने अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करवाई और किसी ऐसे एंगल पर करवाई जिसके कारण रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे 90 डिग्री पर आ गए, एक पर्टिकुलर एंगल ही होता है जब क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे 90 डिग्री पर आ गए, तो देखा गया ये कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कंप्लीटली पोलराइज थी। क्या थी, कंप्लीटली पोलराइज। इसे बोलते हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। तो जब कैलकुलेशन लगाई गई तो देखा गया यार ये थीटा पी है, ये पूरा एंगल 180 है, यहां से लेके मतलब सॉरी ये पूरा एंगल 180 है, तो ये थीटा पी है, तो ये एंगल भी थीटा पी आ गया। ये थीटा पी है तो ये 90 आ गया, तो ये आ गया 180 में से 90 माइनस थीटा पी, तो ये एंगल आ गया बेटा 90 माइनस थीटा पी बचा। तो अगर ये एंगल है बेटा इतना, तो μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर लगाया, तो यहां से जो थीटा पी निकल के आ रहा है, पोलराइजिंग एंगल निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है tan इनवर्स म्यू, tan इनवर्स म्यू। यानी कि अगर एयर से म्यू वाले में आ रही है तो tan इनवर्स म्यू, या फिर इसको लिखा जा सकता है बेटा tan इनवर्स ऑफ μ2 बाई म्यू। μ2 बाई म्यू का मतलब क्या है, जहां रेज गई अपॉन जहां से रेज आ रही थी उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो अगर मुझे पोलराइजिंग एंगल निकालना है, यानी कि मुझे वो एंगल निकालना है जिसपे मैं रेस को इंसिडेंट करूं, जिसके कारण मेरे पास जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड है, तो पोलराइजिंग एंगल क्या होगा बेटा, tan इनवर्स ऑफ म्यू के बराबर होगा, और इसे ही ब्रूस्टर एंगल बोलते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं बेटा, ब्रूस्टर एंगल, ब्रूस्टर एंगल। क्या मेरी बात क्लियर है, अरे बोला भैया, तो ये आ गया ब्रूस्टर एंगल। तो ये आपके पास पोलराइजेशन भी समाप्त कर दिया हमने, एक बेसिक रिवीजन कर लिया इसका पूरा का पूरा। अब आता है बेटा कुछ क्वेश्चन, फटाफट से देखते हैं 5 मिनट में, फिर हम चैप्टर को खत्म करते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स मॉडुलस वाले अब आप करोगे, ये होमवर्क दे रहा हूं मैं, नए हो क्वेश्चन करा देता हूं आपको, है ना, जो हमने नहीं किए अब तक वो करा देता हूं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, वापिस से देखो एंटायर अरेंजमेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी में डुबो दिया तो फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगा, तो लैम्डा पे डिपेंड करेगा, है ना। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, वापिस से HW करोगे आप इसको भी। यहां पर देख लो द एंगुलर स्प्रेड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर स्प्रेड पूछ रहा है सेंट्रल मैक्सिमा का, ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। तो थीटा सेंट्रल ब्राइट होता है बेटा 2 लैम्डा बाई में a। कैसे पता सर मुझे, देख ध्यान से, ये देख फॉर्मूला देख, कहां गया, ये रहा बेटा, 2 लैम्डा d बाई ए था लीनियर विड्थ, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, और मुझे एंगल निकालना है, तो एंगल में मैंने बोलता थीटा को हटा देना, मतलब सॉरी डी को हटा देना, तो 2 लैम्डा बाई ए, देखिए लिखा हुआ 2 लैम्डा बाई ए, तो 2 लैम्डा बाई ए फॉर्मूला लगाया, आंसर प्राप्त किया। तो देखिए ध्यान से बेटा, 2 इंटू लैम्डा किसके बराबर है बेटा, लैम्डा है 2 सेंटीमीटर, तो ये आगे 2 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन में, सेंटीमीटर था तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और विड्थ जो है बेटा, स्लिट विड्थ जो है ए जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो 4 इंटू 10 की पावर -2, ये कट गया आपके पास, ये कट गया, तो ये आ गया बेटा 1 रेडियन। ये कितना आ गया बेटा आपके पास, 1 रेडियन आ गया। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो एंगल है वो सारे क्या है, बड़े बड़े हैं, वो एंगल सारे क्या है, बड़े बड़े हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करी, गलती करी। क्यों, क्योंकि जो ये फॉर्मूले थे बेटा ये किसके लिए थे, स्मॉल एंगल्स के लिए थे।
किसके लिए थे बेटा? स्मॉल एंगल के लिए। हालांकि आप देख भी सकते हो बेटा ये 1 रेडियन है, तो 1 रेडियन को अपन क्या करते हैं, अगर डिग्री में बदलेंगे तो इसमें से कोई ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देगा, कोई ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देगा, कोई ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देगा। तो मैं कैसे करूं सर? तो मुझे चलना पड़ेगा वापस बेसिक से। किसे चलना पड़ेगा बेटा? वापस से बेसिक से। देख लो इसमें आंसर देखोगे तो आपको देखा सी 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री तो एंगल बहुत बड़ा है सर, तो 60 डिग्री तो अपना आंसर नहीं आ रहा बेटा, 60 डिग्री तो अपना आंसर नहीं आ रहा बेटा जी, 60 डिग्री तो अपना आंसर नहीं आ रहा बेटा जी। तो वापस किससे जाओ? बेसिक से जाओ। किससे जाओगे बेटा? बेसिक से जाओगे। बेसिक से कैसे जाओगे सर? अब वापस बेसिक सिखाना पड़ेगा। ये लो जी, ये आ गया डिफ्रैक्शन। ये लो जी, डिफ्रैक्शन के अंदर आप देख पा रहे हो बेटा जो डेल्टा एक्स होता है वो होता है ए साइन थीटा। किसके बराबर होता है बेटा? ए साइन थीटा के बराबर। और जो ए साइन थीटा है उसको टेन थीटा लिख देते हैं हम, क्योंकि एंगल छोटे हैं, लेकिन एंगल अपने लिए तो छोटा ही नहीं है बेटा। तो यानी कि मुझे पहला मिनिमा कब मिला था बेटा? जब मेरा ए साइन थीटा किसके बराबर है? एन लैम्डा के बराबर। तो ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना मेरे बच्चे, कहां गया सवाल? ये रहा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, कंडीशन ऑफ मिनिमा, कंडीशन ऑफ मिनिमा। तो ध्यान से देखना बेटा, ये सेंट्रल पोजीशन थी, ये क्या है? थीटा है, तो यहां पे आ गया फर्स्ट मिनिमा। अगर मैं यहां से थीटा निकाल लूं तो 2 थीटा करते मेरा आंसर आ जाएगा बेटा। हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। तो ध्यान से देख, ए कितना है? 4 इंटू 10 की पावर -3 साइन थीटा हो गया, एन की वैल्यू 1 हो गई, लैम्डा की वैल्यू बेटा 2 इंटू 10 की पावर -3 हो गई। लादा देख ध्यान से आंसर देख बाबू, कितना आ गया? 1/2। थीटा किसके बराबर आ गया? 30 डिग्री। थीटा 30 डिग्री आ गया तो आंसर कितना आ गया? 2 थीटा। 2 थीटा कितना आ गया बेटा? आंसर किसके बराबर आ गया बाबा? 2 थीटा। 2 थीटा आ गया बेटा आपके पास 60 डिग्री। खत्म कहानी, आंसर प्राप्त। ये छोटी सी गलती बचाने के लिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूं कि अपने को लगता है सर मैंने राइट फॉर्मूला लगा दिया, आंसर क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा अपना पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा के बराबर होता है और हम ए साइन थीटा को ए टेन थीटा लिख देते हैं स्मॉल एंगल के लिए, पर यहाँ पर तो एंगल स्मॉल है ही नहीं, यहाँ पे तो बड़े वाले एंगल है। क्या मेरी बात क्लियर है? यहाँ पर जो लैम्डा वैम्डा है वो इस तरीके से दे रखा है कि जो एंगल है वो छोटे नहीं आ रहे हैं बेटा। ठीक, अगला देख, एक अनपोलराइज लाइट है, अनपोलराइज लाइट है, उसको किसी एंगल पर डाला 60 डिग्री पर from air, the reflected ray is completely polarized, the angle of the refraction in the medium, angle of refraction पूछ रहा है। लालू देख ध्यान से बात कर, थीटा पी किसके बराबर है? एंगल ऑफ पोलराइजेशन आएगा tan इनवर्स ऑफ म्यू। सही बात है। तो आपको बोला ट्रांसमिट ऑन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम फ्रॉम द एयर द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द मीडियम। अब ध्यान से देखना बेटा, यानी कि ये बोल रहा है कि यार मैंने एक रे डाली, ऐसे डाली, इस थीटा पी पर डाली है और तभी तो ये कंप्लीटली पोलराइज्ड आ गई है। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो आपने से पूछ रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताओ, क्या होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? सही बात है सर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताना है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके बराबर होगा? मैं लिखूंगा 1 इंटू साइन ऑफ थीटा पी इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ आर। अरे यही लिखेंगे कि लिखेंगे सर? बिल्कुल लिखेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं सर। वाह सर बहुत बढ़िया, शानदार सर, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। अब ध्यान से देखो बेटा, अब यहां पर क्या है? अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट एंगल थीटा पी किसके बराबर है? 60 डिग्री। तो ये आ गया √3/2 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। यस सर, मुझे अभी भी समझ नहीं आया, क्या करूं सर मैं? यहां देख, थीटा पी किसके बराबर है सर? 60 डिग्री है, तो यहां से म्यू निकल के आ गया सर √3। अरे tan 60 किसके बराबर होता है? √3 के बराबर। तो यहां पर म्यू आ गया √3, तो यहां से साइन आर आ गया बेटा 1/2 और आर की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 30 डिग्री। अरे लाला बात क्लियर है क्या बच्चा? खत्म कहानी सर, आंसर आ गया ए वाला। देख कितने आसान सवाल आते हैं मेंस के अंदर। तुझे कई बार लगता नहीं कि यार मेंस कोई एग्जाम ही नहीं है यार, कोई क्या क्या ही एग्जाम है यार मेंस। आगे बढ़े, चलिए। एक सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन है, वेवलेंथ इतना दे दिया, डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड मिनिमा। तो भाई साहब इज फाउंड टू बी 3 mm वेयर द डिस्टेंस इज द स्क्रीन इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्क्रीन। तो डी की वैल्यू दे दी बेटा आपको 50 सेंटीमीटर, लैम्डा दे दिया बेटा आपको 6000 एंगस्ट्रॉम। तो देख ध्यान से, पहला मिनिमा, ये मान लो सेंट्रल लाइन आ गई, ये फर्स्ट डार्क, ये सेकंड डार्क, ये थर्ड डार्क। तो खुद बता, क्या तुझे नहीं लगता कि ये बीटा होगा, ये भी बीटा होगा? दो लगातार डार्क के बीच का डिस्टेंस कितना? बीटा। तो बताओ ये जो डिस्टेंस है ये कितना आ गया बेटा? 2 बीटा आ गया कि नहीं आ गया? तो 2 बीटा किसके बराबर आ गया सर? ये आ गया सर जी 2d लैम्डा बाई में ए।
देख ध्यान से, तुझे यकीन ना रहो, मेरी बात याद ना आ रही हो, देख ध्यान से, ये रखा, ये रहा, अरे 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 ये रहा, 2d लैम्डा बाई में ए जब दुगुना होता है और एक ये दुगुना, देख डी लैम्डा बाई ए पहला मिनिमा, डी लैम्डा बाई दूसरा मिनिमा, 2 बीटा हो गया कि नहीं हो गया? सही बात है सर। तो ये 2 बीटा देखो ध्यान से, 2 बीटा किसके बराबर आ गया? नॉर्मल बीटा जो है वो 2 बीटा इसके बराबर आ गया, और वो दे रखा है बेटा आपके पास, वो दे रखा है 3 mm दे रखा है। तो बेटा क्या मेरे पास d है? यस। क्या मेरे पास लैम्डा है? यस। क्या मेरे पास 2 है? यस। मुझे a निकालना है, बाकी सब दे रखा है, निकाल लो बेटा। यहां से आ जाएगा बेटा 2 इंटू डी की वैल्यू है 50 इंटू 10 की पावर -2, लैम्डा की वैल्यू है 6000 इंटू 10 की पावर -10 अपोन में 3 इंटू 10 की पावर -3। ये आपके पास आंसर बनेगा बेटा। 50 दूनी 100, 100 से 100 कट गया, ये 1 हो जाएगा, ये तो आपके पास सीधे सीधे ये हो जाएगा 10 की पावर 3 3 6, तो आ जाएगा बेटा 2 इंटू 10 की पावर -4। शायद ये आ रहा है मेरे ख्याल से 3 3 6, हाँ 2 इंटू 10 की पावर -4, तो आंसर 2 आ रहा है बेटा मेरे पास। आंसर आ रहा है बेटा 2। दादा ने बोला 2 आना चाहिए, यस आंसर 2 आ रहा है बेटा, देख लो, चेक कर लो। ठीक है बेटा, खत्म कहानी। एन पोलराइजिंग शीट है, अरेंज कर दिया गया 45 डिग्री पर, अनपोलराइज लाइट है, इंटेंसिटी आई की। तो देख सबसे पहले अनपोलराइज लाइट थी, उसको एक पोलराइजर से पास किया, फर्स्ट पोलराइजर, तो ये एक इंटेंसिटी मिली आपको कितनी? ये पहली इंटेंसिटी आई थी, अब बन गई I/2, सीधे सीधे I/2। सही बात है। अब अगला जो ये एक्सिस है 45 डिग्री पर है बेटा, तो यहां पर जो इंटेंसिटी मिलेगी बेटा वो मिलेगी आपके पास I/2 इनपुट इंटेंसिटी cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा मतलब cos स्क्वायर 45 डिग्री, तो ये आ गया बेटा I/4। अगली बार इंटेंसिटी कितनी मिलेगी बेटा? अगली बार इंटेंसिटी मिलेगी I/8। अगली बार इंटेंसिटी कितनी मिलेगी बेटा? I/16। अगली बार इंटेंसिटी कितनी मिलेगी बेटा? I/32। यही तो मिलेगी बेटा, हाँ सर। और अगली बार इंटेंसिटी कितनी मिलेगी बेटा? I/64। तो देख पहला पोलराइजर ये था फर्स्ट, ये आ गया पहला, I से I/2 बना दिया, फिर I/2 से 45 डिग्री पर रखा था, तो ये 45 डिग्री का फॉर्मूला यूज किया, तो ये सेकंड पोलराइजर यूज किया, तो I/4 हो गई। अब इस एक्सिस और अगली एक्सिस में 45 डिग्री का एंगल है, तो दोबारा इनपुट इंटेंसिटी I/4 है, फिर cos स्क्वायर 45 पुट करेगा, तो यहाँ फिर I/8 हो जाएगा। तो थर्ड, ये फोर्थ पोलराइजर, ये फिफ्थ पोलराइजर, ये सिक्स्थ पोलराइजर। मेरी समझ से 6 पोलराइजर यूज होने चाहिए, तो आंसर आ गया बेटा मेरा बी वाला। आंसर आ गया बेटा मेरा बी वाला, चेक कर ले, बी वाला आंसर है। दादा ने बोला बी, तो बी, खत्म कहानी। अरे बात क्लियर है? यस। अगला देखते हैं बेटा। अगला आ गया बेटा, दो पोलरॉइड हैं ए एंड बी, जिनका जो पासिंग एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। एक तीसरा पोलरॉइड यूज किया गया जो ए और बी को बाइसेक्टिंग बिटवीन देम है, प्लेस बिटवीन द ए एंड बी बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन देम। अच्छा, ए और बी के बीच में 90 था, तो सी जो है वो ए के साथ भी 45 बना रहा है और बी के साथ भी 45 बना रहा है, इस तरीके से। इफ द इंटेंसिटी ऑफ द अनपोलराइज्ड लाइट कितना है बेटा? आई नोड है द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द पोलराइड बी इज। देख कितना आसान है। एक आपके पास ये पोलराइड था फर्स्ट वाला, एक पोलराइड है ये वाला सेकंड बी वाला, ये ए पोलराइड है, ये बी पोलराइड है, और जो सी है बेटा वो दोनों के एंगल बाइसेक्टर पे है। यानी कि बेटा ए वाला ऐसे है, बी वाला ऐसे है, सॉरी ए वाला ऐसे, बी वाला है, तो सी वाला जो है बीचों बीच है, यानी कि ए के साथ भी 45 और सी और बी के बीच में एंगल भी कितना है? 45 है। अरे भाई, एक पोलराइजर, दो पोलराइजर ऐसे हैं, और तीसरा वाला ए के साथ भी 45 बना रहे हैं, तो बी के साथ भी तो 40, जो सी वाला है, सी वाला जो है वो ऐसे है, तो ए के साथ कितना बना रहे? 45, तो जो बी के साथ है वो भी तो 45 भी बनाएगा बेटा। तो देख ध्यान से, अगर यहां पर इंटेंसिटी आई नोट थी, तो इससे छलते ही कितनी होगी बेटा? आई नोट बाई 2। यहां से इसको छलते ही बेटा कितनी होगी? आई नोट बाई 2 इंटेंसिटी इनपुट cos स्क्वायर 45, यानी कि हो गया आई नोट बाई 4। अब आई नोट बाई 4 इनपुट इंटेंसिटी है, cos स्क्वायर ऑफ, इनका एंगल भी 45 बच गया, तो कितना आ गया? आई नोट बाई 8। आंसर आ गया आई नोट बाई 8। आंसर आ गया आई नोट बाई 8। दादा ने बोला आई नोट बाई 8 आना चाहिए, आई नोट बाई 8, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चेक कर लो बेटा, ठीक है। अब कुछ कुछ ऑप्शंस, कुछ कुछ होमवर्क आप कर लेना बेटा, नहीं तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। मैं एक आधे और देख लेना, कुछ ऐसा होगा, कर सकते हो बेटा ये, है ना। बस आपको विजुलाइज करना है कि पासिंग एक्सिस के बीच का कितना कितना एंगल है और कौन सी लाइट पास कर रहे हैं, पोलराइज या अनपोलराइज, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं बेटा मैं आपको, ताकि आप लोग एक लास्ट और कर लेते हैं। चलो, विजिबल लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना है, उसको फोल्ड कर दिया गया सिंगल स्लिट पे, डिफ्रैक्शन पैटर्न बना रहा है। सेकंड डिफ्रैक्शन मिनिमा है वो 60 डिग्री पर है सेंट्रल मैक्सिमा से। इफ द फर्स्ट मिनिमम इज
एट θ1 दैट θ1 इज क्लोज टू। तो देखो ध्यान से, एंगल बड़े बड़े हैं तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे बेटा, a sin थीटा इज इक्वल टू सेकेंड मैक्सिमा जो है एन लैम्डा। तो बताओ a साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू सेकेंड मैक्सिमा यानी कि 2 लैम्डा आ गया। तो ये आ गया बेटा a इंटू √3/2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा आ गया। इसकी जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। अब इसने बोला फर्स्ट मैक्सिमा कहां मिलेगा अप्रोक्सीमेटली, तो फर्स्ट मैक्सिमा मिला a साइन θ1 पर मिला इज इक्वल टू ये आ गया n लैम्डा यानी कि 1 इंटू लैम्डा। सर सही बात है, लैम्डा की वैल्यू उठा के यहां से डाल दो तो a साइन θ1 जो निकल के आ गया बेटा वो किसके बराबर आ गया, लैम्डा की वैल्यू उठा लो, ये आ गई a√3/4 आ गया बेटा। तो a से a कट गया तो साइन थीटा किसके बराबर है, साइन θ1 आ गया बेटा √3/4 के बराबर। अब एक लॉजिकल बात समझो बेटा, साइन थीटा का ग्राफ याद करो कैसा होता है, साइन थीटा का ग्राफ होता है कुछ ऐसा, 90 तक ऐसा होता है बेटा। तो एक बात बताओ, 30 डिग्री पर 1/2 वैल्यू होती है, 90 डिग्री पर 1 वैल्यू होती है, 60 डिग्री पर कितनी वैल्यू होती है बेटा, √3/2। यानी कि जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे वैसे वैसे वैल्यू क्या होगी बेटा आपके पास बढ़ती जाएगी। तो बताओ 130 डिग्री पर वैल्यू 1/2 है तो साइन 30 डिग्री आ गया 1/2 यानी कि 0.5। तो √3/4 रफली कितना होगा सर, √3/4 होगा सर 1.73 अपॉन में 4, यानी कि ये हो गया सर 0.85/4, यानी कि ये आ गया सर 0.4 समथिंग, 0.44 समथिंग। यानी कि ये जो एंगल है वो 30 डिग्री से भी कम होना चाहिए, क्योंकि 30 डिग्री पे 0.5 वैल्यू है और ये वैल्यू 0.5 से भी कम है, इसका मतलब 30 डिग्री से भी कम वैल्यू होनी चाहिए। 30 डिग्री से कम वैल्यू कौन सी दिखाई दे रही है वहां पे देख लो बेटा। तो रफली मेरे ख्याल से 25 या 20 में से आंसर आना चाहिए, ये तो आ नहीं सकता बेटा आपके पास। तो इस 25 और 20 में से आंसर देख लो, जो ज्यादा करीब है वो अप्रोक्सीमेटली निकालना है। यहाँ पर ए आंसर दे रखा है तो 25 वाला आंसर क्या है, नियरेस्ट वैल्यू, बहुत ही पास में होगा मेरे ख्याल से। ये जो वैल्यू है बेटा, ये वाली जो वैल्यू है वो लगभग 0.5 के बहुत करीब होगी, इसलिए 25 वाली वैल्यू ली गई है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या नहीं यकीन आता तो एक बार देख लेते हैं बेटा हम कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर से देखोगे बेटा 1.7325 डिवाइडेड बाय 4, ये वैल्यू आ रही है 0.43312 और ये वैल्यू है साइन 30 पे वैल्यू 0.5, तो 0.5 के बहुत करीब वैल्यू है। तो मैंने 25 डिग्री वाला क्या लगा दिया बेटा, आंसर लगा दिया। बस गलती क्या नहीं करनी, गलती यहां पर वो नहीं करनी जो हम स्मॉल एंगल वाला a साइन थीटा की जगह a tan थीटा ले लेते, वो नहीं करना है, बाकी सब तो ठीक है। तो याद रखना बेटा, ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन था जो हमने कर लिया है। ये चैप्टर उसी बच्चे को ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा बेटा जिसको वेव्स थोड़ा बहुत आता है और जिसने वेव ऑप्टिक्स क्लास में पढ़ा हुआ है, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स आसान तो चैप्टर नहीं है बेटा, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये चैप्टर आसान है। ये चैप्टर उनके लिए आसान है जिनके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है और उनको इसे पढ़ के बहुत मजा आएगा, उनकी सारी रिविजन बहुत अच्छे से हो जाएगी बेटा। आप बहुत हाई लेवल माइंड मैप लेके जा रहा हूं, ऊपर ऊपर से नहीं करा रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर एक कॉन्सेप्ट को टच करा दिया जाए, चाहे वो मेंस में पूछा जाता हो या ना पूछा जाता हो, चाहे एडवांस का कॉन्सेप्ट हो तो वो भी टच करा दिया जाए। बहुत सारी थिन फिल्म इंटरफेरेंस ये सब चीजें जो है वो एडवांस लेवल पे पूछी जाती है, मेंस लेवल पे बहुत कम पूछी जाती है, बट फिर भी मैंने बता दिया आपको ताकि एक आइडिया आपको हर चीज का हो। ठीक है, तो आई होप आपको इस पूरे माइंड मैप में मजा आया हो। अगले माइंड मैप में मिलेंगे, अगली बार पढ़ेंगे एटम्स चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अलविदा, लव यू ऑल, टाटा, बाय।